षड्यंत्र से अवगत करवाया जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने, खूब बताया। बहुत से लोगों को समझ में आया, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। उस टाइम भी नहीं आया, कुछ को आज नहीं आएगा समझ, कुछ को आज आ जाएगा। असली मुद्दा है कि क्या हम एक मौके पर ही इकट्ठे होंगे जब कोई मुसीबत आएगी, या मुसीबत के आने से पहले भी हम कोई तैयारी कर सकते हैं। बड़े बुजुर्ग ये कहा करते हैं कि अगर बारिश से बचने का इंतजाम करना है तो चमासा आने से पहले कर लो, तो फायदे में रहोगे, और अगर बाद में किलकी मारते रहोगे फिर कोई फायदा नहीं है। एक बार हो लिया तो हो लिया। अब इस बात को कैसे समझोगे आप कि मैं किसान आंदोलन के दौरान गांव गांव जाकर खेती के तीनों कानूनों के बारे में जानकारी दे रहा था। उस जानकारी देते वक्त मैं लोगों को यह बता रहा था कि तुम्हारी जमीनें बिक रही हैं, तुम्हारी जमीनें जा रही हैं, अपने गांव की जमीन बचा लो। नहीं आई बात समझ में। मैंने कहा कि खेती के कानून वापस हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप जब घर जाओगे तो ये तो दरिंदे हैं जिसको आप लोग डॉक्टर कहते हो, ये लोग अपने लोगों को लेकर के तुम्हारे घर पहुंचेंगे, तुम अपने बच्चों को बचा लेना। 18 साल तक के बच्चों के पास आए, फिर 16 से 18 पे आए, फिर 14 से 16 पे आए। जब 14 से 16 वाले पे बात आई, उस टाइम पे लोगों को पता चला कि ओहो ये तो ठगी हो गई थी, या तो समस्या होगी। आइए जी आइए। आइए 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 प्लीज। और आज भी जो आप लोगों के साथ हो रहा है, इसको अगर आपने नहीं समझा तो भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उसके बारे में। गौरव, गौरव आइए। अब मैं कुछ मुद्दे बताऊंगा। अगर आपको लोगों को लगता है कि ये बातें जमीनी स्तर पर सही हैं, तो अपने लोगों को समझाना संभालना शुरू कर दीजिएगा, वरना भविष्य कैसा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और देखिए कि बंदर को जब नचाना होता है किसी मदारी को, तो उसको सिखाने का, उसको ट्रेनिंग देने का तरीका क्या है। उसके तरीके की सबसे खास बात यह होती है कि पहले बंदर को 2-4 दिन भूखा रखा जाता है। जब बंदर भूखा होता है ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद 2-3 दिन के बाद मदारी आता है, बंदर के सामने बैठता है और एक जगह पर डंडी मारता रहता है। पहले मारता है, फिर बंद कर देता है, फिर मारता है, फिर बंद कर देता है, और ऐसे मारता रहता है। फिर उस जगह पे बंदर आकर के अगर बैठ जाता है, क्योंकि बंदर की आदत है इधर उधर घूमता रहता है, तो बंदर जब वहां आकर के बैठ जाता है तो मदारी उसको एक रोटी का टुकड़ा देता है। फिर इधर डंडी मारता है, फिर जब बंदर इधर आके बैठता है तो मदारी फिर एक रोटी का टुकड़ा देता है। फिर इसी तरह से बंदर को यह मालूम पड़ जाता है कि मेरा मदारी जहां पर भी डंडी मारे, अगर मैं वहां बैठूंगा तो मुझे रोटी मिलेगी। उसके बाद वो बंदर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जैसे मदारी नचाए वैसे नाचने के लिए। यही तरीका है हर जानवर को ट्रेंड करने का, यही तरीका है आदमी को अपने हिसाब से चलाने का।
उसकी रोटी काबू कर लो, उस आदमी को जैसे नचाना चाहो वैसे नचा लो। मेरा पानी कहां गया? अरे भाई मेरे उसमें पानी था, वही दे दो मेरे को, मैंने उसमें बोला था उसी में दे दो। कहां चला गया? इसमें वो दूसरी बोतल थी एक और। इसमें से थोड़ा खाली करके मेरे को उसमें से इसमें डाल दो। इसमें ज्यादा गर्म है थोड़ा सा। यही तरीका है इंसान को काबू करने का, और इसकी टेस्टिंग इन्होंने 2 साल पहले करी कि किस किस देश के लोग कितने कितने जागरूक हैं और किस देश के लोग कितने चतुर हैं, कितने शाणे हैं, कितने क्रांतिकारी हैं, किन की रोटी को काबू किया जा सकता है, किन की रोटी को काबू नहीं किया जा सकता। भारत देश में इन्होंने टेस्टिंग किया कि भारत के अंदर शहरों का हिसाब किताब ऐसा है कि शहर में अगर रोटी ना मिले तो आदमी दौड़कर गांव की तरफ भागता है, और शहर में 3 दिन से ऊपर का राशन किसी भी दुकान या किसी भी सरकारी किसी एजेंसी के पास नहीं है। मालूम होगा यह बात? गांव के पास अपना अनाज बचा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो गांव के पास भी अपना अनाज नहीं है। गांव अपने खेत में उगा जरूर रहा है, लेकिन उसको उगाने के लिए जो बीज है वो उसको बाजार से ही लाना पड़ता है। ये वही बाजार है जो बाजार किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में चंदा देता है, वो बाजार ही चंदा देता है पॉलिटिकल पार्टी को। इसीलिए, और वही बाजार जिसका बीज है वो बीज को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि जिस दिन भी हमने किसान को लपेटना होगा उस दिन हम अपने आप उसका बीज काबू कर लेंगे। बीज काबू हुआ तो फसल काबू हुई, क्योंकि इन किसानों के पास जो अपने खेत में बोने वाले ओरिजिनल बीज हैं वो नहीं बचे हैं। अब बीज बचा है केवल हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज की खासियत क्या है कि इस बार अगर 80% बीज उगेगा जमीन में, तो थोड़े टाइम के बाद अगली बार जब उसको आप उगाओगे, उसी में से, उस फसल में से अगर छांट के बीज दोबारा से बीज उसको बना करके करोगे तो उसका बीज कितना उगेगा? 60%। अगली बार अगर उसे मत उगाओगे तो 30 पर रह जाएगा, और अगली बार फिर 10% पर रह जाएगा, और अगली बार होगा ही नहीं। ये बीज ऐसा है। यही हिसाब किताब आपके डंगरों के साथ है। उनको ये पता है कि गांव के पास अपने डंगरों का भी बीज नहीं है। अब इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डंगरों के डॉक्टर के पास या कंपनियों के पास से बीज लाना पड़ता है। उस बीज में वो मिलावट करते हैं, आपको कुत्ते का जीन डाल के देते हैं कि सुअर का डालते हैं, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके पास असली बीज बचा ही नहीं है। यही काम इंसान के बीज के साथ है कि इंसान का 70% बीज खत्म हो चुका है। ये तो सरकारी आंकड़े हैं कि देश के अंदर 70% नपुंसकता और बांझपन आ गया है नौजवान लोगों में, नौजवान बच्चों में। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी अगली पीढ़ी कितनी सुरक्षित है और आप इस टाइम पर कहां खड़े हैं, आप और हम। अब ये पूरे गांव के हालात हैं। जब देश के अंदर भूखमरी आ जाए, सूखा अकाल बाढ़ आ जाए, उस टाइम पर भोजन का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और सरकार के पास अनाज होता है 2 साल का सुरक्षित। वो अनाज इस टाइम पर एफसीआई के पास होता था। सरकार ने एक बड़ा खेल खेला। वो खेल ये खेला, गौरव भाई, वो खेल ये खेला कि एफसीआई के गोदामों को खाली कर दिया गया। इसमें दूसरा माइक है और उसकी ये है लाइट, सेल डाल दे इसमें। ये उठेगा ऐसे तो। अब एफसीआई के पास जो अनाज रहता है वो अनाज खत्म कर रही है सरकार जल्दी से 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के नाम पर। पता होगा आपको यह बात। अनाज खत्म हो जाएगा और उस टाइम पे अगर देश के अंदर युद्ध हो जाए
तो देश के पास अनाज कहां से आएगा? इसके बारे में उन लोगों ने सोचा कि अनाज कहां से लाएंगे। खेती के 3 कानून जिन लोगों ने पढ़े हैं उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि खेती के तीनों कानूनों में से एक कानून था एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। उस एक्ट के अंदर एक बात लिखी हुई थी, जो बात यहां पर जितने बड़े बड़े गोदाम बने हैं उन गोदामों में भी लिखी हुई है, उनके बनाते टाइम जो नियम बने हैं उनमें भी लिखी है, सीख के लो जाएगा। और वो बात ये कहती है कि अगर उस कंपनी के पास कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, तो देश की सरकार उस कंपनी से अनाज नहीं ले सकती। समझ के बात? देश की सरकार उस कंपनी से अनाज नहीं ले सकती। अब यह दिक्कत आई कि अनाज नहीं ले सकती तो कहां से लेगी? देश तो भूखा मर रहा है अगर मान लो, तो अनाज कहां से लाएगी? कंपनी अगर यह कह दे कि मेरे पास ऑर्डर आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से 2 लाख मीट्रिक टन का, 2.5 लाख मीट्रिक टन का, तो मैं नहीं दूंगा, तो कंपनी को सेवा नहीं लेगी। तो वहां एक चीज लिखी हुई है, वैल्यू चेन पार्टनर से भी नहीं ले सकती। वैल्यू चेन पार्टनर कौन है? वैल्यू चेन पार्टनर है दुकानदार जिन्होंने पैकिंग में अनाज रखा हुआ है। अच्छा, उनसे भी नहीं ले सकते। फिर किससे ले सकते हैं? जिसके पास खुला अनाज पड़ा है। और खुला अनाज किसके पास पड़ा है? किसान के कुठले में या उसकी टंकी में। यानी अगली बार जब देश में कोई इमरजेंसी आएगी तो लोग आपके घरों में घुसकर, सरकार आपके घरों में घुसकर जबरदस्ती आपसे अनाज ले सकती है, ऐसा उस कानून में लिखा हुआ था। समझ गए? अब आपके पास खेत में बोने के लिए बीज नहीं है, क्योंकि आपने 2-3 चीजें नोटिस करी होंगी। पिछले कुछ सालों में हर साल किसी ना किसी जिले में एक ऐसा वाकया होता है जिसमें ये इस तरह की कार्रवाई होती है कि आपने बीज बोया, खाद डाली, दवाइयां डाली, सब कुछ हो गया, लेकिन जब फसल के ऊपर बैल आने का टाइम हुआ है उसमें दाना ही नहीं है। फिर वो किसान ने पूरी की पूरी बानी पड़ी, नुका नु खेत जोतना पड़ा। ऐसा हुआ ना कई जगह, और उसका कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था। अब गौर फरमाइएगा कि आपके पास अपना अनाज भी नहीं है और सरकार ये कह दे कि 10 दिन के लिए लाइट नहीं आएगी। अपने इस गांव पिल्लूखेड़ा के पास ऐसी कितनी जगह है जहां बिना लाइट के धरती से पानी निकाला जा सकता है? कोई कुआं, कोई हाथ का नलका, कुछ ऐसी चीज है कि बिजली ना हो तो पानी कहां से लाएगा? नहीं है जी। इसका मतलब यह हुआ कि अगली बार अगर सरकार ने आपकी गर्दन मरोड़नी है तो उसको सिर्फ एक ही काम करना है कि पानी बंद कर दो। और अगर गैस भी बंद कर दे वो, तो अभी तो आप लोगों के पास गैस सिलेंडर बचे हुए हैं, आने वाले टाइम में आपको कनेक्शन पाइप वाले देने वाले हैं गैस के। घर घर तक पाइप का कनेक्शन जाएगा, वो कनेक्शन आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे पानी का कनेक्शन आधार कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, जैसे आपका बिजली का कनेक्शन, नए मीटर जो बिजली के हैं वो आधार कार्ड के साथ जोड़े जा रहे हैं। अब आपका कनेक्शन काटने के लिए सरकार के किसी कर्मचारी को गांव में आने की जरूरत नहीं है कि गांव इकट्ठा हो गया और लठ ठा लिए तो उनकी टांग तोड़ देगा। तो ये बुन्ना ऐसे मीटर लगा दिए कि सीधा वहीं से बटन दाबो, अगले का एक जने का ही बिजली खत्म होगी। समझ रहे हैं बात आप? यानी कि अगर 3 घर हैं, तीनों में से 2 जने सरकार की बात पूरी तरह से मानते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। जो बीच वाला है उसका पानी भी नहीं आवे, उसका बिजली भी नहीं आवे, उसका गैस भी नहीं आवे। उस जाओगा उसका बैंक अकाउंट भी बंद पावेगा, जावेगा उसके सारे खाते बंद पाएंगे, क्योंकि जीवन की से जुड़े हर खाते को इन लोगों ने आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया है। हर चीज आधार कार्ड के साथ जुड़ चुकी है। और अब ये लोग कह रहे हैं आप छोटे बच्चों का
जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सारे प्रमाण पत्र आधार कार्ड के साथ जोड़े जाएंगे, आपको जुड़वाने पड़ेंगे। अगर आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हो तो आपके बच्चे को दाखला नहीं मिलेगा स्कूल में, ऐसा ये बोल रहे हैं। मतलब आपका बच्चा कहां पैदा होगा, कैसे पैदा होगा, कैसे रहेगा, कौन से कागज बनेंगे, ये आप लोग तय नहीं करोगे, ये सरकार तय करेगी। और सरकार को कौन चलाता है? उद्योगपति, मीडिया और ईवीएम बनाने वाली कंपनियां। और ईवीएम बनाने वाली कंपनियां और उद्योगपति और बाजार एक ही चीज है, यानी आपके ऊपर राज करने का काम वही बाजार करेगा। रोटी भी उसी के पास है आपकी। पूरे गांव का हर आदमी, जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, सभी लोग अपनी खून पसीने की पूरे दिन की कमाई किसको दे रहा है? कंपनी को। सुबह उठ जाए, वो बाथरूम में जाए, टॉयलेट में जाए, वो ब्रश करे, वो वहां से निकलकर खाना खाए, किचन का जितना सामान है, खेत में जितना सामान इस्तेमाल हो रहा है और जितना सामान अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो, सारा का सारा सामान आप कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हो, भाईचारे को मजबूत नहीं कर रहे हो। अगर ये भाई कुछ बनाए, ये कुछ बनाए, ये कुछ बनाए, ये कमा के लाए, ये इसको दे, ये इसको दे, ये इसको दे, तो हम आपस में मजबूत होंगे। लेकिन अगर हम लोग सारे के सारे अपने खून पसीने की कमाई कमा करके और कंपनियों को देते रहेंगे तो हम सारे के सारे खोखले होते चले जाएंगे, हम सारे के सारे खाली होते चले जाएंगे और एक दिन पूरा गांव बर्बाद हो चुका होगा, जो आज बिल्कुल किनारे पर खड़ा है। गांव के आदमी इस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं कि उनको अगर एक ठोकर मारो तो सीधे खाई में गिरने वाले हैं। इस लेवल पर बर्बादी है कि आपकी 100% लोगों की जमीन इस टाइम बैंकों में कर्जे पर गिरवी पड़ी हुई है। वो जमीन जिसको आप लोग मां कहते थे, किसान की मां, आज गिरवी पड़ी है। उससे बड़ी बात आप अगर थोड़ा सा समझ के देखो, 2 तरह की जमीन होती है गांव के पास। एक होती है हमारी व्यक्तिगत जमीन, जो कि आपने बैंकों में नीलाम करके रखी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर जिसको जरूरत है उसने निकलवा के यूज करे हुए हैं। किसी ने मोटरसाइकिल ले ली, किसी ने ब्याह कर दिया, किसी ने मकान पे लगा दिए। जिसने जरूरत नहीं थी, जिसके घर में दूसरी नौकरियां आती थी, उसने पैसे निकलवा करके आड़ती को दे रखे हैं कि 4 रुपए सालाना देना पड़ता है और 2 रुपए सैकड़ा महीने का मिल जाता है या 1.5 रुपया, तो उसने लालच में निकलवा रखे हैं। अब सबने अपनी वो पैसा निकलवा रखा है और लिमिट के नाम पर आपकी जमीनें पड़ी गिरवी। ये तो आपकी व्यक्तिगत जमीन की हालत है। जो आपकी सामूहिक जमीन की हालत है, सामूहिक जमीन की क्या हालत है? सामूहिक जमीन की ये हालत है आपकी कि गांव की चौपाल की जमीन, ये दादा खेड़े की चौपाल है ना, पिल्लू खेड़ा की, ये दादा खेड़े की, पिल्लू खेड़ा की ये जो चौपाल है, इसकी रजिस्ट्री सरकार के नाम हो चुकी है। ये बात कितने लोगों को मालूम थी? ये किसी को नहीं मालूम ना कि यह जमीन सरकार की होली। आपके जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन, मंडी की जमीन और जितने स्कूल की जमीन, जितनी बड़ी की, शामलात की, जंगल की, जितनी जमीन सरकारी नहीं, जो सामूहिक थी, जो पंचायत की थी, जो असल में ग्राम सभा की जमीन है, वो सरकार ने लॉकडाउन के दौरान और उससे पहले अपने चमचे सरपंचों के जरिए वो काबू कर ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। लाल डोरा तोड़ने का षड्यंत्र यही था। जब किसान आंदोलन के दौरान मैं गांव गांव जाकर जब खेती के 3 कानून समझाया करता था, मैं उस टाइम हर गांव को एक बात कहा करता था, अपनी जमीन बचा लो रहे, अपनी जमीन बचा लो रहे। लेकिन नहीं बोले, कोई बोला नहीं। सबको लगता था यह जमीन तो गांव की है, जीव गांव बोलता ही नहीं। गांव में कौन बोलेगा भाई? जो लोग बोलने वाले हैं उन्होंने तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का पटका गले में डाला हुआ है। बोलने वाले लोग तो उनके मतलब किसी न किसी के नीचे बैठे हुए हैं, और जो नहीं बोलने वाले लोग हैं उनको लगता है कि जो बोलने वाले नहीं बोलते तो हम क्यों बोला। क्योंकि बोलने वाला आदमी कौन था? वो
कोई ना कोई काम करता है बंदा, और वो उसको फायदा लेना है सरकार के आदमियों से या विपक्ष के आदमियों से, इसीलिए वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कंपनियां नहीं चाहती। तो आप लोग जो शराफत में थे, जो ईमानदारी में से थे, वो लोग कुछ नहीं बोले, और सरकार ने सोचा कि जब इस देश के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जमीन काबू कर लो इनकी। क्योंकि सरकार को भी पता है कि इस देश के लोग बड़े भोले हैं, इतने भोले हैं कि इनको अगर ये कह दे मोतीलाल, मोतीलाल पता है ना कौन कौन? मोतीलाल, अडानी का कुत्ता पालतू, उसको मोतीलाल बोलते हैं। हाँ, अडानी का पालतू कुत्ता अगर आप किसी को बोल दे पूरे गांव को कि एक काम करो, लाइन में खड़े हो जाओ और तुम लोगों को जूत लगने वाले हैं, तुम लोगों को सबको जूते पड़ने वाले हैं, 2-2 जूते 5-5 जूते पड़ेंगे। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मोतीलाल ने बोला तो कुछ ना कुछ फायदा ही होता होगा भाई, देश का नाम बढ़ता होगा, चल लाग जे लाइन में। अच्छा, कुछ लोग लाइन में लाग जाएंगे न्यू सोच के, जो उनसे बाकी है वह नहीं सोचेंगे जो इतने लाइन में लाग रहे फिर मारे लागण में की जावे, कोई बात नहीं भाई, खा लेंगे 5 जूते देश खातर, क्यों जी? 100 करोड़ न जूते खा लिए, मारे खान में की जावे, इतने खान लग रहे, के फर्क पड़ रहा है, लाइन में लाग जाए। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा, हाँ मेरे देशवासियों भाइयों बहनों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? आप बोलो ना, के तकलीफ, देश खातर इतनी तकलीफ के, चल फिर भी जब मान लो कोई बोलने वाला मानस हो, तकलीफ अपनी बता दो, ये डब्बा पड़ा इस डब्बे में लिख दो, इसमें घेर दो कि मेरा यह तकलीफ है, तो 2-4 दिन पाछा जब कोई तकलीफ हो बोर्ड में पावेगी भी, जो उस डब्बे में पड़ी, तो के पावेगी? बेरा है वह न्यू पावेगी। अक साहब जी, ये जूते मारने वाले है ना, ये टेम बहुत लावा मान में 5-6 ला दो जूते मारने खाते, थोड़ा जल्दी जाना होगा हमने आके, 1-2 जूते लाने वाला में काम चल नहीं रहा। इन्हें बेरा है कि इन लोगों को आप जैसे चलाना चाहोगे ये चल देंगे, क्योंकि इनको पढ़ने की आदत नहीं है, और इन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ने की आदत नहीं डाली है, बच्चों को भी सिर्फ रट्टे मारने की आदत डाली है कि बेटा तुमको जिंदगी के लिए तैयार नहीं होना है, तुमने पेपरों के लिए तैयार होना है, तुम रट्टे मारो, तुम एग्जाम के लिए तैयार होना, तुमको नौकर बनना है, बढ़िया नौकर बनना है। और अच्छा नौकर वो होता है जो चू भी नहीं करता, ना मास्टर के आगे बोलेगा ना सरकार के आगे बोलेगा, अच्छा नौकर तो वही होगा ना, नहीं तो नौकरी से हाथ जोड़ेगा, हाँ जी की नौकरी बोला ना जी का घर, सुना होगा अपन, तो सारे ने सुन रखा। तो इसीलिए हम कहेंगे ना बेटा, ज्यादा जबान नहीं लड़ानी, गलतों लाग रहा कोई बात नहीं, जब सारा गेल गलतों लाग रहा, तेरी गेल भी हो जाएगी, जब सारी दुनिया मरेगी हम भी मर जाएंगे, सारा न मार के सरकार राज किस पे करेगी, इस टाइप के डायलॉग चला देंगे और आप मान लेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, एक बात समझ लो, आप सबके गांव का एक बार ये तस्वीर आप देख लो कि आपके पास खेत का भी बीज नहीं है, डंगरों का भी बीज नहीं, कोई खागड़ कोई जोटा हमारे पास नहीं है, और मानस का भी बीज ना हो, पानी भी ना हो, खेत भी अपने पास ना हो, गांव की जमीन भी ना हो। कल को अगर आकर के अडानी यहां आकर के बोल दे कि मेरा यहां स्टोर खुलेगा और इसके बाहर लगा दे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ट्रेसपासर्स विल बी एग्जीक्यूटेड, और जो आदमी अंदर घुसेगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगा, तो कल को यहां बैठक करवा सकते हो आप? या जो सरकार ने अपने नाम जमीन कर ली, या वापस लेनी कौन नहीं लेनी, तुमने लेनी कौन लेनी? बोल देता है नहीं लेनी है के, या किसकी जमीन है? तुम्हारी जमीन किक्कर चली गई या उन दो रहा है, बेरा ही नहीं क्यों कर गई। क्या तो सरपंच ने बेरा उकड़ा गया, माइक दूसरा, उसमें सेल बदल दूसरे, है ना, आपा ने पता नहीं चला जी, गायब होगी जमीन। चलो इब जो सबसे बड़ा काम यो करना है कि जमीन अपने नाम वापस लेनी पड़ेगी। एक दूसरा नंबर है, आप सड़क पे चलते हो और जिस सड़क पे चलते हो उस सड़क पे चलने के लिए जो गाड़ी है उसमें रोड टैक्स दे रखा अपन है। जब सड़क बनी थी उस सड़क का भी टैक्स दे रखा अपन है, मारे टैक्स के पैसे से बन रही है। इसके बाद आप देखोगे तो वह जो जमीन थी, जिस जमीन पर वह सड़क बन रही है, वह जमीन भी मारी ही है, मारी है वह भी। हमारे पुरखिया की जमीन को उन लोगों ने जबरदस्ती एक्वायर करी, एक्वायर करने के बाद वह जमीन उन लोगों ने जबरदस्ती ले ली
और उसके बाद न्यू बोले ये जमीन जो है कंपनी की है, अरे अब फलानी कंपनी की है, और फलानी कंपनी अरे टोल लावेगी, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, इसमें यहां से जाने का टोल देना पड़ेगा आपको, यहां से गुजरने के पैसे देने पड़ेंगे, अपने रास्ते पर चलन के पीछे दोगे के मतलब या लेन लाग रहे देन लाग रहा चुपचाप। और कमाल की बात यह है कि इस देश के लोग मतलब दुगना भी दे दें, मतलब अगर जाए बोला फास्ट टैग अगर नहीं है तो दुगना भी दे देंगे। उन्होंने बोला नंबर प्लेट या नहीं चलेगी तारे वाली, मारे वाली लानी पड़ेगी, जिस कंपनी पे वहां ठेका दे रखा ना वहां लानी पड़ेगी। तुम लोग ऐसी कोई मतलब वो नहीं कर सकते कि भाई धक्के दा अपने आप कोई भी नंबर प्लेट ला लोगे। भाई ये तो अच्छा कलेश होया, नंबर प्लेट भी इनकी मर्जी की, गाड़ी भी इनकी मर्जी की चलेगी, अगाड़े को जा सको याड़े को नहीं जा सकते, दिल्ली में डीजल की गाड़ी नहीं जाएंगी, फलानी जगह नहीं जाएंगी, कल न कह देंगे थारे घर भी नहीं खड़ी होगी, मारो रे खड़ी कर करो, कुछ भी कह देंगे ना फिर तो। भाई ये तो अपनी मर्जी चला रहे, जो मर्जी। एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछना, डीजल मारे को शुरू में ने सब्सिडी पे दिया, जब डीजल बनाया था उस टाइम बनाने वाले ने बेरा था कि डीजल में केस होता है और इसके जलने के बाद क्या होगा, तो जब न्यू बेरा था कि जब यू जलेगा और इसका कोई नुकसान होना होगा तो मारती दिया क्यों था, क्यों जी? मतलब सारी उम्र हो गया हमने, हम डीजल फूकन लाग रहे, डीजल का सौदा ले लिया, सारी गाड़ी ले ली, ट्रैक्टर ले लिए, इंजन ले ली, फलाना टिमकाने भी कह जलाओगे तो जेल होगी। फिर पेट्रोल पे क्या होंगे, पहले हम कहे थे लकड़ी गोश्त से जलाने पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, 2021 में इन्होंने बनाया था ना 2020 में कानून, वो तो चलो खेती के कानून के विरोध में किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन वाले बोले तो उन्हें वापस लेना पड़ा, नहीं तो इब चल रहा होंगे। इब जय गैस ना देवे तो माधुर तो जंगल भी को नहीं कि लकड़ी जला लेंगे, डांगर भी को नहीं कि गोश्त जला लेंगे, क्यों जी? मतलब आपने तो नसबीन दिसारी। अब आपके पास रास्ता क्या बचा? रास्ता सिर्फ एक बचा कि मैं इस धरती का वासी हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं मालिक हूं, मेरी मर्जी से तुम लोगों को ताकत मिलती है निर्णय लेने की, और मेरे पैसे से तुम्हारा घर चलता है, चाहे डीसी हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई क्लर्क हो, चाहे कोई मास्टर हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई हो, हर सरकारी कर्मचारी को हमारे पैसे से तनख्वाह मिलती है, उसका घर हमसे चलता है, तो वो हम पर जबरदस्ती नहीं ला देगा। नंबर 2, अब जिन लोगों को सरकार के केमिकल शरीर में जाने से जो इन्होंने इंजेक्शंस लगाए थे, अगर उसकी वजह से किसी को अगर साइड इफेक्ट आए हैं तो उसको उन साइड इफेक्ट के लिए मुआवजा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करांगे। एक बात सुनो, मैं मतलब न्यू समझो कि किसान आंदोलन के टाइम तो दिन रात, इससे पहले मैं चल रहा था एजुकेशन के मुद्दे पर काम करने के लिए पिछले 7 सालों से, 2016 से लेकर, और आज 7 साल हो गए हैं, अभी 8वां लाग जाएगा 2024 में। 7 साल से सिर्फ गांव वालों को मैं एक ही बात के अंदर फिर रहा हूं कि भाई गांव थारा है, नाश थारा होने लाग रहा, किसी नेता ने कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी मास्टर ने कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पूरी तनख्वाह, किसी स्कूल के मालिक ने फर्क नहीं पड़ता, किसी जज ने फर्क नहीं पड़ता, किसी क्लर्क ने फर्क नहीं पड़ता, किसी पटवारी तहसीलदार ने फर्क नहीं पड़ता, किसी डीसी ने नहीं पड़ता, मंत्री ने नहीं पड़ता, नाश होने लग रहा मारा, और आड़े कोई बाहर का आदमी इसने ठीक करने नहीं आ सकता। अपने गांव ने अगर बचाना होगा तो गांव के लोग बचा सके, बाहर का मानस नहीं बचा सकता। अब यह बात कितनी मुश्किल है यार, यह तो कति सिंपल बात है ना भाई, मेरे गांव ने बचाने खातर बाहर ते मानस आवेगा तो वो तो अपनी दिहाड़ी मांगेगा, और जिसने दिहाड़ी चाहिएगी उसका नहीं भरा करता। अडानी इस टाइम पे 8,000 करोड़ रुपए रोज के कमावा, 8,000 10,000 करोड़ रुपया, और उसका भी नहीं भर रहा।
सारी दुनिया की प्रॉपर्टी का मालिक बनना हो रहा है और उसका आज तक नहीं भर लिया और ना बढ़ा है। और उसकी नजर इस टाइम पे सारी देश की प्रॉपर्टी के ऊपर है, जिसमें स्पेशल जमीन है, खेती वाली जमीन। बिल गेट्स ने ना अमेरिका में 3.25 लाख एकड़ जमीन, 3.25 लाख एकड़ जमीन कितनी होंगी होगी एक मानस के नाम होली। पहले आधे किले वाले ने बेचा, फिर 1 किले वाले ने बेचे, फिर 2 किले वाले ने बेचे, फिर 5 किले वाले ने बेचे, फिर 10 वाले ने बेचे। गांव में नहीं चल रहा होगा ना, अरे तो बेच के ना प्लाट ले लो, फिर प्लाट लेके ना फिर कुछ लोग प्लाट लेकर थोड़े बड़े बन जाए हैं, फिर कुछ लोग बर्बाद हो जाए हैं। न्यू चल रहा है, आधे बर्बाद हो जाए, आधे कुछ बन जाए, थोड़े से बने, 100 में तो 2-4 बने, बाकी बर्बाद हुए हैं। हालत यह आ गई कि जिनकी दादी नानिया के गले में, हाथा में, पैरा में सोना चांदी होया करता, आज ना उनके घर में सोना चांदी रह रहा, जिसके घर में पड़ा उन्हें गोल्ड लोन ले रखा है, जिनके डांगर भी कर्जे पे हैं, जिनके ट्रैक्टर भी कर्जे पे, जिनकी गाड़ी भी कर्जे पे, जिनका घर भी कर्जे पे, दुकान भी कर्जे पे, बिजनेस भी कर्जे पे, और जिन भैया ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं उनके तो मंदी लतड़े भी कर्जे पे हैं। क्रेडिट कार्ड पे ले रखे हैं तो कर्जे पे हैं। मतलब इस टाइम पे यह हाल है, गांव का एक भी मानस ऐसा नहीं है जो उन्हें छोड़ना हो। जिस भाई ने कर्जा नहीं ले रखा उसने तो कहा है कि कर्जा ले ले, तने 10,000 का कर्जा मिला है, तने 20,000 का मिला, तने 1 लाख का मिला, और कोई कागज नहीं देना, बस आधार कार्ड का नंबर दे दिए बस तुम, क्योंकि उनने बेरा आधार कार्ड की गेला कौन से खाते जुड़ रहे हैं। ठीक बात, आपने कर्जा ले लिया। अब दूसरे नंबर पर आ गया जिन्हें कर्जा ले रखा है और कर्जे की किस्त टाइम पे जान लाग रही है, उस दिन यूं कहेंगे थोड़ा और ले 2 लाख का और मिला है, 5 लाख का और मिला है। जिसने और ले रखा है कि भाई जो सा कर्जा तो ले लिया और कर्जा चुकाने के ब्योत नहीं रह रहा, उस दिन यूं कहे अक तो चाहे तो जमा करा दे, नहीं तो जमीन नीलाम होगी, उसका न्यूनाश होना है। अब इसका मतलब यह हो गया कि उनकी नजर आपके ऊपर 24 घंटे है। आपका जो मोबाइल है ना, ये 24 घंटे आपको खबर दे रहा है कि भाई साहब इस टाइम पे जो आदमी पाया चलन लग रहा, इतने कदम चल लिया, इतने कदम रह रहा है, ये भी कार में जान लग रहा, इस जगह पे है, कति बतावे ना इस कोण पे खड़ा। आपके मोबाइल में जो लोकेशन है कति एग्जैक्ट बतावे ना कि यहां खड़ा है, यो इतनी स्पीड से चल रहा, स्पीड भी बतावे कितनी स्पीड से चल रहा। यानी अगर मैं सड़क के ऊपर गाड़ी पर चल रहा हूं और मेरी गाड़ी न्यू बताने लग रही हो कि मेरी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो इस चौक पे मैं कितने बजे पहुंचूंगा, तो मेरे इस चौक पे पहुंच दे प्रांत एक ट्रक 100 की स्पीड पर आकर मार सका मैंने। समझ गए कि बात है? यानी किसी ने भी जो सा फालतू बोल रहा है, इसका मतलब आप कति सुरक्षित नहीं हो जब तक आपके हाथ में यो जूत सा है। आप जो बोलते हो सब सुनाइयो, जरा खर्चा करो वो सब सुनाए, सब कुछ देखा है, तो आपकी सारी जानकारी अपने पास रखता है ये, और अपने पास नहीं रखता, ये उसी बिल गेट्स को देता है, और वो बिल गेट्स फिर वापस आपको उसका इस्तेमाल करता है आपको सामान बेचने के लिए, कि इसके खाते में इतने रुपये रह रहे हैं। यू कवे था पेंट बुरशट लेनी, तो उसी टाइम फेसबुक पर आ जाएगी पेंट बुरशट, या ले ले बढ़िया है, या जूते ले ले बढ़िया है। मतलब जो आप सर्च करोगे आपके बारे में 24 घंटे, ये 24 घंटे जानकारी ले रहा है। अब आपका जो जीवन है वो कैसा है, आपके जीवन में ये किस तरह का बदलाव करना चाहते हैं, ये सारा का सारा फैसला इस टाइम इंटरनेट लेता है। तो जी भाईचारा आपका बचा नहीं है, गांव आपके पास कुछ बच नहीं रहा है, पूरी तरह से आप सरकार के नियंत्रण में हैं और सरकार के ऊपर निर्भर हैं। यही सरकार चाहती है, इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं कि अब ये लोगों को सिर्फ खेती से निकाल कर, इनके खेत से निकाल के, और जो शहरों के बाहर बड़े बड़े छोटे छोटे ये कबूतर खाने बना रखे हैं, जिनको शहरी लोग फ्लैट बोलते हैं, इनमें शिफ्ट करना है। और इन्हें पता है कि एक टाउनशिप में एक गांव सेट हो सके, बढ़िया डाल 5,000 आदमी बड़े रामता है उसमें। तो जी अब आप ये समझो कि हर गांव के बाहर ऐसा एरिया देखा जा रहा है
जहां छोटे छोटे कमरों के टाउनशिप बन सके। ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर आवास योजना बन रही है। आपके खाते खोले थे जो बीमा योजना के नाम पर आपसे खाते में से 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए काटे जान लाग रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। अब वो लोग बंद करने को फिर रहे हैं, उनके बंद नहीं हो रहे हैं। ऊपर से सारा का सारा देश कर्जाई हो चुका है और कर्जे की हालत यह है कि आप कर्जा चुका नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी है। भाई एक बात बता दो, बहुत नौजवान बच्चे बैठे हैं, अपने नौजवान साथी बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं, एक बार थोड़ा गौर बताइयो। मान लो मैं आप लोगों को 100 करोड़ रुपया दे देता हूं और मैं न्यू कहूं हूं कि ये 100 करोड़ रुपया मैंने आपको बांट दिया है, तो जब आप वापस करने लगोगे मैं ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा वापस कर सकते हो मेरे को? सारे जने मालिक है 100 करोड़ देश को, तो जो ब्याज है जो मैंने सिर्फ कागज में बनाया है, जो मैंने सिर्फ हवा में बनाया है, जो सिर्फ लिखा है, मैंने आप तक न्यू कह दिया मैंने 100 करोड़ बांट दिया सब तय, और मैं न्यू कहूं कि मैंने इस पर 10% का ब्याज लेना है। वो 10% का ब्याज मैं छाप तो नहीं सकता। देखो देश के अंदर ब्याज को छापना गैर कानूनी है, तो बैंक जो है वो ब्याज को छाप नहीं सकता, तो वो पैसा बाजार में भी नहीं आएगा। जब वो बाजार में नहीं आएगा तो इसका मतलब वो मैं वापस भी नहीं कर सकता। नहीं समझे आप बात को? ब्याज को लोग वापस नहीं कर सकते। मैंने अगर 100 करोड़ रुपए आपको दिया है तो मैं उसके ऊपर 10 करोड़ का ब्याज अगर मांग रहा हूं, तो जब आप लोग वैसा वापस करने लगोगे तो आप में से 100 करोड़ रुपया तो आ जाएगा, जो आखिरी का मानस है वो 10 करोड़ रुपया जिनका रह जाएगा वो नहीं आ पाएगा। अभी आप कैसे करते हो? आप सबने लिमिट निकलवा रखी है, लिमिट का जब टाइम आता है तो आप क्या करते हो? अपने किसी रिश्तेदार या अपने दोस्त या अपने भाईचारे को फोन करते हो, भाई 3-4 लाख रुपए चाहिए थे, लिमिट जमा करानी है। वो भाई लेकर आओगा, 1 महीने का उस पर ब्याज लेगा, वो जाकर बैंक में जमा करा दे, 15-20 दिन पाछे बैंक में तक कटवा का आग लेके पकड़ा दे। नहीं बनती होगी जी बात? किसी के पास भी लिमिट का पैसा जमा कराने के लिए नहीं है। अब मैं आपको यही सिचुएशन लेके आता हूं कि जो मैं 100 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं, जो पैसा आएगा वो 100 करोड़ आएगा, लेकिन जो ब्याज है वो नहीं आएगा। तो अपने भाईचारे पर ले देकर पहले 100 करोड़ तो इकट्ठे हो गए, जो बाद वाले हैं वो जो 10 करोड़ है उसकी प्रॉपर्टी या तो नीलाम होगी या फिर वो एनपीए हो जाएगा। ये होना तय है ना? क्यों भाई? अगर वो 10 करोड़ रुपए ले रखे अडानी ने तो डूबेंगे बैंक के, और अगर वो ले रखे हैं आपने और मन ने तो फिर मेरी जमीन, मकान, दुकान, गाड़ी नीलाम होगी, फिर उन्हें ले जाएंगे ठाक है। नहीं बनेगी? नहीं बनती होगी जी, यह बनेगी। अब अपनी कहानी सुन लो। अपने देश में जो टोटल रुपया है वो 34 लाख करोड़ रुपया है। कितना है जी? 34 लाख करोड़। और जो लोन दे रखा है सरकार ने, बैंका ने, वो 170 लाख करोड़ का है। कितने का? यानी कि जो सारा तक गणा कितना पैसा जमा हो सका है? 34 लाख करोड़। इसका मतलब यह होया 136 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी नीलाम होनी तय है। 136 लाख करोड़ बेरा क्यों कर? जब इस जमीन की कीमत 1 करोड़ हो तो इसी 136 लाख प्रॉपर्टी। नहीं समझे? 1 लाख, 2 लाख, 100 लाख नहीं, 136 लाख प्रॉपर्टी। यानी कि सबता का सबता हरियाणा बिकेगा इस हिसाब से। एक सबता हरियाणा नहीं, पूरे भारत का एक खेल समझ लियो। यो ये बात न्यू समझो कि बैंक लोन आप जमा नहीं करा सकते क्योंकि वो पैसा है ही नहीं जो आपने ले रखा है, क्योंकि उन्होंने आपको दे ही नहीं रखा। भाई साहब, किसी ने नहीं दिया आप तक पैसा। आपने कहा लोन अप्रूव कर दो, आपने कहा हो गया, उसने कंप्यूटर पर बटन दाबे, वो कंप्यूटर में तो डिजिट आ गई, आपको निकाल कर पैसा नहीं दिया है। आपके खाते में जितना पैसा पड़ा हुआ है, जो लोन का भी हो बेशक, जाके बैंक में न्यू का दे मैंने कैश कटवाना है। कैश नहीं कटवा सकते आप, क्योंकि बैंक मैनेजर कहेगा है ही नहीं कैश। जो कैश बैंक के पास है नहीं वो ट्रांसफर कैसे होया भाई? भाई बैंक को जब बैंक ने ट्रांसफर कर दिया तो कैश भी ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। नहीं समझे?
तभी तो जाके आप कैश निकालो, लेकिन कैश नहीं है तो वो डिजिट है खाली, यानी आपको जो गुलाम बना रखा वो डिजिट के नाम पे बना रखा। और उससे भी बड़ी बात, हम लोग कुछ कागज लेके आए हैं, वो कागज ये कहते हैं कि हमारे 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है। आप लोगों ने हमारे मंडी वाली या फिर जुलाने वाली वीडियो किसी ने देखी है? नहीं देखी? मैं बताऊं फिर आपने सुनो जी, जिस गांव वाले ने नहीं देखी, हमने कुछ टेस्टिंग करके देखी थी शुरू में कि कदे हम जो कह रहे हैं हमारे पे जो कागज है ये खाम खाई के हो और बिना मतलब हम पंगा ले लें और फिर हमने देनी पड़ जाए बात, गांव राम तब तो कर दें वादा और फिर हम पुगा ना पावा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने पहले हम टेस्टिंग करी, एक गाड़ी ली हमने 5-1 लाख रुपए की, 4.5 लाख की गाड़ी थी, 5 लाख का लोन करवा लिया। लोन करवाने के बाद जैसे ही लोन करवाया हमने बैंक तक सवाल पूछ लिया। हमने बैंक ते न्यू कहा, भाई देख तने जब मारते लोन दिया तो तने हमारे कागज भी चेक करे, हमारा खाता भी चेक करा, तुम्हारे घर आके हमारी जमीन भी देख के गया, सारी चीज चेक करके गया। और जब तू सारी चीज चेक करके गया, इब मेरे तक किसी ने बता दिया कि तने मेरी गल गड़बड़ करी, तने मेरे तक असली रुपया दिया एक होनी, तने मेरे तक नकली धन दे दिया। अब मैं न्यू पता करना चाहूं कि तने मेरे तक नकली धन दिया कि असली धन दिया, क्योंकि असली धन अगर भारत का देखा जाए तो वो रुपया है, रुपया। ध्यान देना बच्चों, नौजवान साथियों, आज जो नौजवान साथी है वो मोबाइल के ऊपर जब ट्रांसफर करता है तो वो आर लिखा हुआ है रुपया, लेकिन साथ के साथ बैकग्राउंड में ई रुपया भी लिखा आने लग गया। ई रुपया, ई रुपया नहीं है, भारत की मुद्रा ई रुपया नहीं है, भारत की मुद्रा है रुपया। जैसे ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, रशिया की मुद्रा है रूबल, ऐसे ही भारत की मुद्रा है रुपया। ये रुपया क्या है? ये जो कागज जेब के अंदर लेके घूमते हैं ये रुपया नहीं है भाई, ये ध्यान देना नौजवान साथी जितने अगले बच्चे हैं। ये जैसे ये मेरे पास जो ये नीला सा नोट है ये 100 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए नहीं है, 100 रुपए नहीं है। फिर एक आपके पास आता है 1 रुपए का नोट, वो भी 1 रुपए का नोट है, वो भी रुपया नहीं है। फिर आता है 1 रुपए का सिक्का, वो भी 1 रुपया नहीं है, वो 1 रुपए का सिक्का है। और वो सिक्के कई तरह के होते हैं, आजकल का सिक्का लोहे का आता है, इससे पहले का सिक्के में पीतल आता था और उससे पहले के सिक्के में चांदी आता था। चांदी का सिक्का तो देखा है लोगों ने, तो चांदी का सिक्का, पीतल का सिक्का, लोहे का सिक्का और कागज का रुपया, इन चारों रुपयों में से असली रुपया कौन सा मानोगे आप लोग? आपने कहा चांदी का, असल में जो चांदी का रुपया है वो भी रुपया नहीं है, वो भी सिक्का है। रुपया जो होता है वो रुपए का मानक होता है, उसको रुपया कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अगर किसान को मैं ये कहूं कि 1 किलो का बट्टा, एक तो है सोने का, एक है चांदी का, एक है लोहे का, एक है बट्टा पत्थर का, तो चारों में से 1 किलो का बट्टा बढ़िया कौन सा तोल लेगा? चारों बराबर तोल लेंगे ना। वो कौन सी धातु का बना हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता। बट्टे का 1 किलो का मतलब वजन है, उसका जो स्टैंडर्ड है वो धातु नहीं है, वो वजन है, क्योंकि वो वजन को नापने की एक मुद्रा है, वो वजन को नापने का एक मानक है, और वजन को नापने का मानक किलोग्राम और ग्राम है। 1000 ग्राम चाहे गेहूं के दाने हो वो 1 किलो माना जाएगा, 1000 ग्राम चाहे रेत पड़ा हो वो 1 किलो माना जाएगा, 1 किलोग्राम चाहे घी हो हमारा, चाहे दूध हो, 1 किलो वजन होना चाहिए, 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो माना जाएगा। ऐसे ही रुपए का मतलब वो सिक्का नहीं है, रुपए का मतलब रुपए का मानक क्या है? रुपया हमारा लेन देन का साधन है और वो धन के लिए गिना जाता है, धन के बराबर रुपया माना जाता है। और जो मानक है रुपए का वो है 15 रुपए की एक मोहर, 15 रुपए की एक
मोहर जो 1882 में बनी, 15 रुपए की एक मोहर। अब आप सोचो 15 रुपए की एक मोहर, मोहर क्या होती है? सोने का एक सिक्का, सोने का 1 तोला सोना, 1 तोला सोना 15 रुपया का, यह हमारा स्टैंडर्ड है। यानी 1 रुपए की जो वैल्यू है वो होगी 777 मिलीग्राम सोना। जैसे 1 किलो की वैल्यू 1000 ग्राम है, जैसे 1 घंटे की वैल्यू 60 मिनट है, वैसे ही 1 रुपए की वैल्यू 770 मिलीग्राम सोना है। यह हमारे बुजुर्गों ने सुना है कि भाई जितना सरकार पर सोना होगा ना उतने नोट छाप सके। यह लाइन तो आपने सुनी होगी। वो कितना सोना होगा वो इतना होगा, 777 मिलीग्राम सोना, मतलब 1 रुपया। हमने इसके ऊपर देखा कि इसका मतलब तो यह हो गया कि जिस रुपए के बैग में सोना रखा वो रुपया असली, और जिसके बैग में रुपया नहीं रखा वो रुपया नकली। सीधी सी बात है ना भाई। देखो लूट होती है कैसे, नकली रुपए के बदले या रुपए की वैल्यू के बदले में आपका असली धन कैसे लिया जाते हैं, यह हिसाब किताब बताते हैं। 1882 का पेपर करेंसी एक्ट बना, उससे पहले 10 रुपए की एक मोहर होती थी। 10 रुपए की एक मोहर का मतलब यह होता था कि 10 रुपए में 1 तोला सोना मिलता था। समझ गए ना बात। अब मान लो मैंने 150 रुपया मेरे घर में रखा हुआ है और मैं अपनी घरवाली से बात कर रहा हूं कि घर बारण मैं कल नहीं 150 रुपया देकर और इसकी मोहर ले आऊंगा। तो 150 रुपया में कितनी मोहर आवेंगी जी? 15 मोहर, मतलब 15 तोले सोना। अब उस दिन वो कानून बन गया दिन में, तो सांझ ने कानून पास हो गया। अगले दिन मैं गया बैंक में लेकर, और बैंक मैनेजर बोला अक भाई ईब जो है ना 10 तोले नहीं आंदा, और सॉरी 15 तोले नहीं आंदा, ईब तो यार 15 रुपया की होगी। तो जब 15 रुपया की होगी मोहर तो 150 रुपया में ईब कितना आवेगा? 10 मोहर 10 तोले, यानी रुपया 150 इधर है मेरे गला। समझ गए? रुपया वो है, लेकिन मेरा जो सोना है वो 15 तोले था एक रात पहले, और एक कानून बना और वो 10 तोले बन गया। नहीं समझे? 5 तोले सोना गायब हो गए कागज के टुकड़े से। ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी गायब होती है, ऐसे ही आपके मकान गायब होते हैं, ऐसे ही आप कर्जदार होते हैं। और आज आपने देखा होगा आपके घरों से सारा सोना गायब हो चुका है। सबके घरों से सोना गायब हो चुका है, सबकी जमीनें नीलाम हो चुकी हैं, सब आदमी कर्जे पर जा चुके हैं, सबकी बर्बादी बिल्कुल किनारे पर है। और हर आदमी के पड़ोस में एक नशे का कारोबारी बैठा है, हर आदमी के पड़ोस में एक हथियार लिए बैठा है, हर आदमी के पड़ोस में एक पार्टी का गुंडा बैठा है, हर आदमी के पड़ोस में गुंडागर्दी पुलिस का कोई दलाल बैठा है, ताकि आपको जब रगड़ना हो तो आसानी से रगड़ा जाए। अब इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये सरकार को मालूम है। अब कुछ नहीं करना, 10 दिन के लिए लाइट चली जाए और उसके बाद जब इंटरनेट चालू हो तो सबके बैंक खाते जीरो मिले। उसके बाद अब सारे के सारे अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा कर्जदार होगे, तो तब आप कुछ नहीं बोलोगे तो सरकार बोलेगी तुमको घर बैठे रोटी चाहिए, तुमको मिल जाएगी, बकवास नहीं करोगे, जहां हम कहें वहां शिफ्ट होना पड़ेगा। क्योंकि आप तो वैसे भी दुखी हो, गांव में कुछ नहीं दरा, डड़ा में डड़े होने का के फायदा, माटी में माटी होने का के फायदा, पढ़ लिया करो बालको, यहां गांव में रह कर कुछ नहीं थमड़ते लिकट जो। यही बात कह अगर आप यही बात सरकार कह देगी कि लिकड़ बढ़ता है, फिर कह देंगे चलो भी अड़ा कुछ नहीं दरिया है गांव में, लिकड़ बढ़ता है, लिकड़ के जावा कड़ा है, अख्तर तक एक फ्लैट दे देंगे। ये सोनीपत के आसपास खूब बड़े बड़े ये खाली पड़े हैं, और केएमपी के आसपास 2.5 लाख एकड़ जमीन को निशानदेही करके रखा हुआ है, और उसको ये कह रहे हैं कि ग्लोबल विलेज बनाएंगे, यहां ग्लोबल विलेज। मतलब जितने भी गांव उजाड़ेंगे उस हर गांव को वहां पर बसाएंगे। जैसे पिल्लू खेड़ा थोड़ा कस्बा है तो इसके चारों तरफ फ्लैट बनने स्टार्ट होंगे। अब किसान को फायदा देंगे, हर टाइम पर वो आपको फायदा देंगे, हर टाइम पर वो आपको लालच में फंसाएंगे। इनका एक हथियार है बहुत बड़ा, लालच और डर। लालच और डर, जो आदमी लालच और डर में है उससे जो मर्जी करा दो, बंदर की तरह तमाशे दिखाना हो तो इसको कदा लो। आप देखो क्या क्या लालच देंगे कि जमीन में पेस्टिसाइड यूरिया डाल लो
तुम्हारी जमीन मजबूत हो जाएगी, फसल ज्यादा होगी, ज्यादा पैदावार होगी, ज्यादा आमदनी होगी। इस लालच में किसान ने गिरना शुरू करा था, इब लाइन में लाग रहा है। सब्सिडी पे दी थी ना सारा का सारा जितना बीज था, फरीका है, क्या दिक्कत है, फरीका है, फरीका सोच के खेता में गिरना शुरू करा था, इब लाइन में लागना पड़ रहा है। क्योंकि नशेड़ी वाली जमीन भी, जो आपने देखा होगा, जो नशा करने वाला आदमी है ना, मेरा याद है, मेरे पड़ोस का चाचा था। हम पहले हम तो घर में टॉयलेट होया नहीं करे थे, जंगल पानी हूं बाहर जाया करते, जंगल पानी हूं मारे फबड़ाना गांव में मेरा कोई जोड़ी जगह का आकर बड़ा कोई जोड़ी पे जा रहे, वो चाचा ला गया करता, मेरा उम्र मेरी जितनी थी, वो भी आ करता बीड़ी, वो मेरे तो बोला काले तो मोटा नहीं होंदा, मेरा घर का नाम काला, बोला तू मोटा नहीं होंदा। मैं बोला मखा क्या करूं चाचा, होंदा ही नहीं, तू काम कर, मैं खाऊं पीऊं तो बहुत हूं मैं, होंदा नहीं, पर तू काम कर, ले बीड़ी पी ले, मोटा हो जाएगा। मैं हो जाऊंगा इस समय, हाँ हो जाएगा भाई। फिर मैं मार ली, मैंने 2 सुट्टे मार लिए, तो मैं घर आएगा पिटिया, तो बांस आएगी मेरे घर, क्या ना बांस आएगी तो पिटिया तो भाई फिर मन ने सोचा मखा यार ये सारे घर के पीन लाग रहे, मेरे काका भी पिया कर दे, मेरे पापा भी पिया कर दे, तो मैं सोचा मेरे मारे बस हैं, तो मेरे जिद होगी मेरा ने क्या की भाई, मैं पिटा जाना और पिया जाना, बिना ही मतलब खामन खाई कोई नू भी नहीं कोई स्वाद हो, लेकिन वो मैंने जिब भी आंदा मनो फरीम पे आंदा। एक टाइम ऐसा होया, मैं आपने बताऊं, जब मैं कहने लग गया मैं चाचा दी एक सुट्टा, और उन्होंने बोला हाँ रोज की रोज फरीम थोड़ा मिलेगी, अपना ले का मंडल। भाई यह भी बात है। फिर मैंने बेरा था भाई मेरे घर में जुन से मंडल लुक के पीवा, उनने कड़तर रखी अपने बंडल, मन में 2 3 बीड़ी कट के ले जिंदा सारे मत इकट्ठी करके, और फिर उन्हें दिंदा। मैं जो बताने लग रहा ना वह कहानी बताने लग रहा, फिर मैंने छोड़ भी दी। लेकिन असली जो इसका निचोड़ है ना वो यो है कि नशा करने वाला आदमी सब तो पहले फ्री में पैक पिया होगा, पी ले के फर्क पड़ा, तू पी के तो देख एक बार, जी वो पीन लाग जाए 5-4 बार पीवेगा, फिर 6ठी बार भाई सारी उम्र फ्री नहीं पिया करते, अपनी बिलिया को हाँ प्या भी दे, फिर वो प्यान चल पड़े, फिर एक टेमी सावा जो सारे घर ना बेच के प्याया जावे। हाँ सैंपल है, मतलब आप ये समझो कि फ्री में आपको कोई चीज दी जाएगी तो उसके बाद आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, या बात आप फ्री में जो आपको ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए थे तो आपका नहरी पानी ले गए, बिजली के कनेक्शन दिए थे तो आपके हाथ तक चलने वाली सारी मशीन ले गए, जिन्हें हाथ तक काम करना बंद कर दिया आज उसकी सबकी कड़ दुख है, सबकी नाड़ दुख है, सबका सर्वाइकल हो रहा, जिन्हें हाथ तक काम करने बंद करे। ठीक बात। घर में लेडीज थी वह बैठ के खाना बनाया कर दी, चूल्हे के आगे अगर बैठ के खाना बनावेगी ना महिला तो उसके गोड्डे जो हैं वो उसकी पेट और छाती ने ढक ले हैं, तो जो चूल्हे की आंच है वह उसने नहीं लागण देंदी। एक टाइम आया करे लेडी का जब उसके शरीर में गर्मी बच जाया करे, जब उस 5 दिन के पीरियड का टाइम हुआ है, उस टाइम पे अगर ज्यादा गर्मी के सामने बैठ जाए तो उसको यूट्रस कैंसर पक्का होगा। तो जो गुड्डे जो अब ज्वाइंट फैमिली है तो उसमें अगर एक लेडी तकलीफ में है तो दूसरी आकर के वह चूल्हे वाला काम था, तू रसोई तक बाहर रहो, रसोई में क्योंकि गर्मी हुआ है तो रसोई तक बाहर रहो, तो पूरा परिवार सारा ने बचा के रखे था कि जिसने जिस टाइम पे जिस चीज की तकलीफ है वो रहने दो। अब क्या है, घर में एक ही महिला है, उसने ही काम करना पड़ा है, वह 5 दिन भी उसने वह काम करना पड़ा है, और जब आज के टाइम पर रसोई में हमेशा सबकी शेल्फ जो है वह जो स्लेब है घर की रसोई की वह एनु छाती के कति सीध में है। समझ गए आप, रसोई की जो गर्मी है और वो स्लेब की जो वह जो हीट है उस चूल्हे की रोटी बनाते हुए की, उस गैस की उस सब्जी बनाते हुए की, वह सारी सीधी पेट में लग गए। 60% लेडीज का यूट्रस कैंसर पावा है। आखिर में आपके आसपास लेडीज के यूट्रस या तो निकालने पड़े या फिर बच्चे नहीं कंसीव हो रहे। भाई साहब बड़ी समस्या है, तगड़ी है, ये पूरा का पूरा गेम प्लान है। ये जो गैस का कनेक्शन है इसके खाने वाले आदमी को सबको गैस की प्रॉब्लम पावेगी, सबका। इसका मतलब यह होया कि आपके लाइफस्टाइल को बदला गया है, आपने नहीं बदला, ये षड्यंत्र के तहत बदला गया। ऐसे हालात पैदा किए गए कि आप अपनी पारंपरिक चीजों को छोड़ दो और इन चोरों के इस जीवन शैली को पकड़ लो। समझे ना आप बात मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? अब आप ये समझो
कि आपके किचन के सिस्टम को भी बदलना और आपके जीवन में फ्री की आदत डालना। मैंने आंगनबाड़ी वर्कर का काम किया था, फ्री का काम करना। उसके बाद स्कूल के मास्टर ने कहा कि तेरे बालक ने फ्री में रोटी देवांगे, जनो तो हमने बालक रोटियां के चक्कर में पैदा कर रहे कि कोई और रोटी खुआ होगा। फिर बड्डा तक तेरे बड्डा ने पुरखिया ना हम पिलसण देवांगे, जनो तो पिलसण के चक्कर में सेवा करांगे हम अपने बड्डा की है। बेरोजगार न्यारी देवांगे, विधवा न्यारी देवांगे, विकलांग न्यारी देवांगे, और जनो तो इब तो जो जो ब्याह नहीं करेगा रंडा न्यारी देंगे। मतलब यह है, इस बात को समझो कि सरकार आपको चारों तरफ से लालच और डर के सर्कल में फंसाना चाह रही है कि आप लालच और डर में फंस जाओगे तो आप निकल नहीं पाओगे। अब आप मुझे यह बताओ कि जब आप सरकार से कुछ लेते हो और आपको कोई चीज गलत लगती है और सरकार ने कहा देख ले या चीज नहीं मिलेगी जब तो बोलेगा तो फिर चुप हो जाना पड़ेगा, क्यों जी? यानी कि आपको इस जगह पर लाया गया कि आप विरोध ही ना कर सको। अब आपके पास आखिरी मौका है ये नस्ल बचाने का। 19 नवंबर को नस्ल बचाओ रैली कर रहे हैं करनाल में जनता सरकार मोर्चा के लोग, और उस रैली की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो गांव की सामूहिक जमीन है ये वापस गांव के नाम करी जाए। गलत है कि सही है जी? इसमें गांव नहीं मांगेगा तो क्या करेंगे भाई? मारे भर के किल की मारा जा और गांव उठ का आवे ही नहीं, फिर क्या कर लेंगे हम? कुछ नहीं कर पाएंगे जी। इसलिए गांव ने आना पड़ेगा, आपने आना पड़ेगा, सब ने आना पड़ेगा। जोन जोन भाई सुन लाग रहा हूं, आना पड़ेगा। कल 16 तारीख है और 16 तारीख ने जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाले हुए हैं, जिले की कमान संभाल रखी कुछ साथियों ने, वो जिले के साथी जो अपने लोगों ने लेकर आओगे, जो गाड़ियां का सामंजस्य करेंगे, उनने छोड़ के हमने हर जिले से 5 साथियों को बोला है कि आप लोग करनाल आ जाओ, 3 दिन में आकर सारी व्यवस्था देखो। जब मोटरसाइकिल पे आओगे तो कहना बढ़िया है, क्योंकि गाड़ी आपकी आड़े काम आ जाएगी। 19 तारीख ने और 5 मानसा ने लिया होगी। ई बाओ बाइक पे, जब बाइक पे जय कलांदा हो तो बस में बैठ कर आ जाओ करनाल। करनाल में आप लोगों के पास, सबके पास करनाल के साथियों के नंबर है। करनाल में हुड्डा ग्राउंड में मिलेंगे। कल सवेरे 10 बजे की हमने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई है। सारे जिला के साथी आवेंगे मोटरसाइकिल पर आके और अपनी व्यवस्था देखेंगे। 3 दिन ओढ़ी रहेंगे और बाकी के जो लोग हैं वह पहुंचेंगे फिर 19 तारीख ने। जो दूर दराज के लोग हैं वह 18 ने पहुंच लेंगे दूसरे स्टेटा में तय। राजस्थान तय भी आवेंगे, उड़ीसा तय भी आवेंगे, मध्य प्रदेश तय भी आएंगे, छत्तीसगढ़ तय भी आएंगे, पश्चिमी बंगाल से भी आएंगे। सब जगह से लोग आ रहे हैं। यहां दारमदार अपने लोकल लोगों के ऊपर है कि गाम राम कितना उठका होगा। सरकार ने पूरा जोर ला रखा है। हमारे लोगों को डरान लागरी फोन कर करके न्यू कह रही थारी रैली न्यू करांगे, कैंसिल करांगे। मारते न्यू कहने लाग रही थारी गिरफ्तारी होगी। मारते कहने लाग रही एक और रैली जींद में रख दी अकियाड़े तो मानस ना जा पावे। न्यू कर दिया न्यूनतम न्यू कह रहे बोला अभी ना करनाल के रेलवे स्टेशन को उड़ाने की लश्कर तैयबा की धमकियारी है तो लोग इकट्ठे ना हो ज्यादा। मतलब तरी डाल की कुन कि में उठान लाग रही है। इतनी बुंडी तरियां डरी हुई है कि ये जो मुद्दे है हमारे आड़े, ये मुद्दे जनता ने बेरा नहीं लागना चाहिए। क्योंकि वह तो न्यू चाहे है ना कि पॉलिटिकल पार्टियां के गुलाम जो है ना वह मानस जाओ। अब क्या होगा भाई? करिए रे साइलेंट, किसका फोन है? कोई बटन दाब दो, कोई सा बटन दाब दो। उन पॉलिटिकल पार्टियां के मानस चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि भाई तो लड़ ले चुनाव। भाई हम हैं टीचर और जनता सरकार मोर्चा में एक नियम है जी कि जिसके हाथ में जो माइक है ना, जिस तरह आज मैं आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। हाथ में रखो इसने, समझ गए जी बात? इसकी घंटी करिए बंद रहा पकड़ के, कोई सा गोज में ना गाल लेना, हाथ में रख रहे हो फिर दाब दी बटन। हम चुनाव नहीं लड़ांगे। हम क्या करेंगे? आपने अगर हमारा लोगो देखा हो, आप हमारी पोस्टर के ऊपर, हमारे लोगों की खासियत क्या है कि उसमें जो
कोई बात नहीं, जरूरी होगा कोई। जो 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 नेता है वो हमने अड़ में किसान के बलद की जगह जोड़ रखा है और पक्षे किसान ते सांटा पकड़ा रखा है। यो काम या ताकत हमने गांव के लोगों को देनी है कि अगर जनता सरकार मोर्चा का आदमी अपने लेटर हेड पे अगर डीसी को चिट्ठी लिख दे कि मेरी इस समस्या का समाधान 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए, नहीं तो यो गांव उठ के उड़ी आने वाला है। क्यों जी, कितना बढ़िया रवा है। मतलब यो है कि आपकी ताकत का जिस दिन सरकार को यह पता चल गया, डीसी ने, एसपी ने, कि इस गांव के लोग तो इस डाल तक इकट्ठे हो रहे कि चुनाव होया, मान लो जिसने जिस तक वोट देनी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट देश का अपनी मर्जी तक कोई दिक्कत को नहीं। लेकिन वोट देने के बाद एमएलए जो भी बनेगा, एमपी जो भी बनेगा, उसके पास ताकत नहीं रहेगी, ताकत गांव के पास रहेगी। जल जंगल जमीन और जानवर का फैसला गांव का आदमी लेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को निकाल के बाहर करना है। नहीं तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ाई करेंगे, अमीरों के बच्चे ही स्वस्थ रहेंगे, अमीरों के बच्चे को ही न्याय मिलेगा। फिर तो भाई जज ने, पुलिस ने, कोर्ट ने और इन वकीला ने फीस देने खातर गरीब दो रकड़े पीछे भाई, अमीरा नहीं मिलेगा न्याय। तो और खेती में भी अगर पूंजीवाद हावी रहेगा तो फिर तो गरीब आदमी की तो बस की खेती रहेगी नहीं, अमीरों की खेती रहेगी, 1000 किल्ला की, 2000 की, वही वो चाहते हैं। ये तो प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है 2016 में, जब बिल गेट्स ने बोला था। और उस टाइम पे भारत की सरकार ने वहां ऑफिशियल लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में हम भारत की जनता को 50% जनता को खेती से दूर कर देंगे। खेती से दूर करने का क्या क्या तरीका होगा? इनके खेता में टमाटी ठुआवाएंगे तो इनके खेत में खड्डे हो जाएंगे, जिनके खेत में खड्डे हो जाएंगे उन्हें सब्सिडी देकर मछली पालन, झींगा पालन करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको सब्सिडी देके ना आपके खेत में इथेनॉल प्लांट लगवा देंगे, आपके खेत के अंदर कोई और प्लांट लगवा देंगे, लेकिन आप खेती ना करो, बाकी चाहे कुछ करो। इस तरह का अरेंजमेंट करवा देंगे। ये पहले से सोचा हुआ है ताकि आने वाले टाइम में आपकी खेत जो है वो बंजर हो जाए। बाकी आपको ऐसे बीज दे दिए जाएंगे, आपके बीज जो बांझ बीज हैं वो ऐसे हो जाएंगे कि आपकी जमीन ही बंजर होती जाए धीरे धीरे। उसके बाद आप खुद ही खेती छोड़ दोगे। वो चाहते हैं कि आप खुद खेती छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपसे जबरदस्ती छुड़वाई जाएगी, आपके बच्चों को पढ़ाई के नाम पर गांव से बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद आपके बच्चे को बाहर से भी काम नहीं चलेगा। यहां जींद से, रोहतक से, करनाल से, दिल्ली से काम नहीं चलेगा तो बेंगलोर भेजेंगे, उससे भी काम नहीं चलेगा तो अमेरिका भेज देंगे। फिर चाहे आपने 1 किल्ला बेचना पड़ो चाहे 2 किल्ले बेचने पड़ो, बालक भेज दो बाहर। बाहर जाकर आपके बालक की बयान माटी 99 बालका की बयान माटी, किसे एक बालक ना बढ़िया। मैं जाको देखूं फेसबुक के ऊपर देखा ओड़े बैठे लोग फोटो खींच के भेजे सुतरे, मैं उनके घर क्या न जाकर पूछूं, बयान माटी हुई पड़ी है, फोटो बढ़िया हमें बस, पछली बिल्डिंग बढ़िया है, नाश होया पड़ा, कति नाश, असल में नाश होया पड़ा यार। जिस इस धरती में जड़ा पैदा होया है उस धरती ने नहीं जो मानस उठा, उसने कोई बरानी धरती क्यों उठेगी? के ठीक करे रखा जो सा काम मारे आड़े बिहारिया का हो गया ना, जीरी के टाइम पे, गेहूं के टाइम पे, वो एक काम मारे आड़ा का उड़ा हो रहा नाश जमा। मतलब मैंने देखा ईसा नाश तो क्यों करे नहीं है, बोला छोरा के कण जा रहा, बोला पीछे कमान, कितने के पीछे बेच दिए, बोला वो तो डॉलर बेच जाग रहा है, डॉलर बेच जाए और लत्ते अड़ते ले जाए सस्ते आओ यार। अरे भाई तो क्या का डॉलर कमावा जो तू सस्ते लेके जा बैठता है। बड़ा खेल, आपकी जमीनों को हथियाने के लिए आपने एक नोटिस, आपकी जगह से विस्थापित होना जरूरी है। देखिए पिल्लू खेड़ा में किसी और गांव का बालक पढ़ाना होगा सरकारी स्कूल में और दूसरे गांव में पिल्लू खेड़ा का जाओगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब आदमी अपनी जड़ों को छोड़ देता है तो वो रिफ्यूजी हो जाता है। जो आदमी यहां का है उसका धक्का है यार कि मेरे बाप की जमीन है या इब्बे जो गांव राम अड़े बैठे है ना पिल्लू खेड़ा, जब तक गांव इकट्ठा है ना यारे अडानी नहीं आ सकता।
तो गांव में जूत बाजना जरूरी। वो जूत बाजन खातर चाहे बजाओ है जाट बामणा का, चाहे बटाओ राजपूत जाटा का, चाहे बजाओ है हिंदू मुसलमान का, चाहे बजाओ बीजेपी कांग्रेस के नाम पे, चाहे बजाओ नेता के नाम पे, चाहे बजाओ पीछे के नाम पे, चाहे बजाओ क्या के नाम पे, आपका जूत बजना जरूरी है। जूत बज दे इस पर अडानी आके कब्जा कर लेगा, ठाटता है। और जूत बजाने का पूरा तरीका है, जूत बजाने का एक ही साधन है, इनके टोटा ले आओ, टोटे में जूते बाज जा रहे। अपने परिवार इसीलिए तोड़े, बाजार का यू काम है। बाजार में क्या था, उन लोगों को पता था यार इस देश के लोग ना कदे गरीब हो ही नहीं सकते। अब इस देश के लोग गरीब नहीं हो सकते, भला क्या तो नहीं हो सकते, भला ये तो इसे हैं घर में 15-15 मानस रहे, मतलब 15 जी तो कमावे, सारा दिन तो काम करया जावे, खर्चा के में कर दे नहीं। ये उस टाइम की बात है, मतलब बड्डे आले का कुर्ता पजामा उसके छोटा हो जाए अगला पैर ले, उसके छोटा हुआ अगला पैर ले, मतलब इतना कतियो फिर मतलब वो मतलब मोटरसाइकिल या साधन साफ करने का नहीं हो जंदा ना, इतना कति अक्षर में इतना उसका पेंडन छोड़ दे। तो ये हर चीज का अक्षर तो इस्तेमाल करें, ये मानस करते गरीब हो जाएंगे भाई। भला दंदन मुंह साफ करने खातिर भला दंदन है, गंडे है इंदौर है, गंडे मतलब एक गंडा चूस लो सारा मुंह कति लाल गच्च हो जाओगा, जरूरत है कौन किसी ब्रश की करने की जरूरत। और जो मुंह में जो भी बना है रसायन वह सारे हमारे पेट के लिए हेल्दी होते हैं, खराब नहीं होते। इन्हें देखा कि ये आदमी बीमार करने पड़ेंगे, बीमार करने खातर इनके खेत में जहर गिरो, इनके मुंह में जहर गिरो। आपने बेरा आपके यहां टूथपेस्ट के अंदर ऐसे केमिकल हैं जो आपकी जीभ पे टच होते ही सीधे ब्लड में जाते हैं और बाद में कैंसर करते हैं। यह बात तो आपने बेरा ही को नहीं। अब मां ने बेरा को नहीं तो मां तड़की सांझ नहीं कहेगी बेटा ब्रश करो उठते ही, ठीक। वाह उस मतलब आपने स्थिति करी भाई बीमार कद हो आप जिदन गांव में डॉक्टर आया, उसके बाद डॉक्टर आने के बाद बीमार हो पा। जो हमारे छोटे छोटे बालक है ना वह बीमार कद होने शुरू हुए जब से उनका बचपन वाले इंजेक्शन लगने स्टार्ट हुए। नहीं समझे? जिन बालका का आज भी एक भी नहीं लगता ना वह बालक बीमार को नहीं होंगे। आज भी मार दौड़ा इसे ऑर्गेनिक बालक गणे हैं, सैकड़ों बालक हैं इसे जिनके किसी की उम्र 4 साल किसी की 10 साल, तुमने डॉक्टर की शक्लें कौन देखी आज तक, और वह मां के पेट में लाने स्टार्ट कर दे मरे बटे। और इस बात का कौन बेरा लगता गांव वाला ने कि यू स्वस्थ कैसे रखना है, क्योंकि दाई के ऊपर देखो ध्यान से देखना, कुम्हार को जब खराब बर्बाद करना था तो कुम्हार के ऊपर ये ईंट भट्ठा कंपनियों वालों ने मुकदमे करवाए, पर्यावरण के नाम पर मुकदमे करवा के उनकी भट्ठी बंद करवाई कि तुम प्रदूषण फैलाते हो। उसके जो गरीब डीजल वाले ने कहा कि थारे प्रदूषण फैलाते हो। जो कलेसर कोल्लू वाले थे उनके ऊपर प्रदूषण के नाम पे उनके एफआईआर करवाई और शुगर मिल वाले ने एफआईआर करवाई। समझ गए जी? जब चीनी तभी कैंसर हुआ है, जब चीनी प्रमोट करनी थी तो आपका गुड़ और शक्कर बंद करवाया, जब बार की प्लास्टिक की चीज बंद करानी थी तो आपकी माटी की चीज बंद कराई, एल्यूमिनियम लेकर आना था, एल्यूमिनियम की डेगची लानी थी क्योंकि एल्यूमिनियम जो आदमी इस्तेमाल करेगा उसका अटैक पक्का होना है उसके घर में, तो एल्यूमिनियम लाना था, तो आपकी माटी की अंडी बंद करानी थी, उसके लिए कुम्हार का बर्बाद होना जरूरी था। जो गांव में आपके बच्चे बीमार करने थे तो आशा वर्कर ने दाई के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने पड़े कि या नॉर्मल डिलीवरी करावा है। समझे बात आप? मतलब एक एक चीज के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से अटैक किया गया। अभी कुछ लोग कह देते हैं कि भाई तरक्की हुई, तरक्की क्या हुई भाई? डिप्रेशन बढ़ा, भाईचारा टूटा, झगड़े बढ़े, गरीबी बढ़ी, अपराध बढ़ा। तुम कहते हो शिक्षा बढ़ गई, इन्हें शिक्षा कम है, रट्टेवान ने शिक्षा कम है। अरे शिक्षा तो वाय होया करती जिसमें जिंदगी जीना सिखाया करते। एक भी डिप्रेशन का मरीज कौन था? 70% डिप्रेशन के मरीज है इस टाइम तो। और भाई साहब मोतीलाल ने तो कहा मैं अमेरिका की तरज प्रदेश को विकसित करूंगा। अमेरिका में 100% आदमी डिप्रेशन में है, सबको डिप्रेशन में लेके आएगा। मैक्सिमम जो कैंसर के केस हैं परसेंटेज में अमेरिका में ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ही का ही है, जापान के बाद। सबसे बर्बाद देश अमेरिका है, सबसे बर्बाद देश। मेरा क्यों कर?
यू मेरी दूसरी मां का पहला बाप तक तीसरी पत्नी है या मतलब न्यू डालत चल रहा है न्यू कौन मेरा मां कौन बाप कौन कि सारा कबाड़े कबाड़ वो हालत आड़े ले आने की कोशिश कर रहे। आपका जो नेता है वो तो आपकी जमीन बेचने लग रहा, वो जो आपने क्रिकेट में फुटबॉल में फलाने फलाने खेला में अपना हीरो बना रखा है वो क्या कहने लग रहा है, वो कह रहा 3 पत्ती खेलो, वो कह रहा सट्टा खेलो, आपके बड़का तो कहने लग रहा ड्रीम 11 बनाओ। जो आपका वो जो बना रखे हैं किंग खान वो बना रखे उसमें बॉलीवुड में जो बना रखे बोला ये सदी का महानायक है वो कह रहा बोला जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और साला आ जाए तो इसका मारू जूत में खींच कर कड़क बनाऊं अमिताभ बच्चन। मतलब नाश कर दिया सारे देश का, अपने फेमस होने का इतना नजायज फायदा। वो क्या सिखा रहे हैं बोला खैनी खाओ पान मसाले खाओ, ये तो कह रहे हैं ना अक्षय कुमार हो अजय देवगन हो शाहरुख खान हो के खान सिखा रहे हैं दारू पियो। हम रेड एंड पीने वालों की रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ हो रहा है। वह मसूरी देवे सिगरेट की दारू की तमाकू की बर्बादी की। आपके बच्चों को सट्टा खेलना सिखाते हैं, सट्टे की एप्लीकेशन डाउनलोड करना सिखाते हैं, वो हमने हीरो बना रखे हैं। और जब लॉकडाउन के दौरान एक नेता नहीं बोला आपके लिए, बोला था जी कोई एक भी नेता बोला था कि जब नहीं बोला तो जब आवेगा गांव में उनका लठ लगने चाहिए नहीं भाई मेरी जोन से अटैक हो लाग रहे तेरा बाप देवेगा कि उसका जाना पूछना बने कि नहीं बनता जी। सारे गांव के गांव बर्बाद होने लाग रहे, कुणबा गानी होने लाग रही। एक मैं नाम में नहीं ले सकता, बीजेपी का एक बड़ा नेता गुजर गया। वो नेता गुजर गया जिसके बेटे के पास में रेगुलर जाया करता और मुस्तन्यू कहा करता अपने लोगों ने बचा ले, जिनने तू चावे है जिस विधानसभा में तू टिकट मांगने के लिए इच्छुक हो रहा है उन लोगों ने बचावेगा, तुम्हें लोग तेरे लिए लड़ेंगे। न्यू बोला ना भाई, न्यू थोड़ा ना मोगली उल्टे काम करेगा, न्यू थोड़ा मरवाएगा। अरे मखा तो मत लुआइए अपने परिवार के, कौन नहीं माना, उसका बाप मर गया। किलकी मर मर फोन करा मेरे दो रहे न्यू बोला अरे देवेंद्र सही क्या था रे, उस टाइम पे तो मेरे तो मेरा क्या गंदा हो जी, सारे मरेंगे हम भी मर जाएंगे जी, वो होगा देखी जाओगी एकदम तो सब ने जाना है। मतलब उस टाइम पर कति जमान न्यू बोला करता एकदम तो सब ने जाना है जी। फोन करा न्यू बोला जी मानस जावे ना के फील हो गई पता चल रहा ई बेरा है कि यह किसने करायो, ई मखा तू कुछ नहीं कर सकता, ना उस आशा वर्कर ने पकड़ सकता, ना उस आंगनबाड़ी वर्कर ने पकड़ सकता, ना उसने कर सकता। ईब तो ये जो से बच रहे हैं कर सके, उस आंगनबाड़ी वर्कर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कराना है, समझ गए ना। उस आंगनबाड़ी वर्कर ने क्या सिखाया आप तय बेरा क्या सिखाया, उस आंगनबाड़ी वर्कर ने एक चीज सिखाई बहुत बढ़िया, गांव में जो सबसे बड़ा जमींदार है ना, सबसे बड़ा जमींदार कोई 50 किले का कोई 20 किले का, उसकी घराड़ी अपने पोते ने गोदी में ठा के कटोरा ठा के चल जाएगा तड़के तड़के, अक चूरी ले आऊंगी मांग के, भिखारी बनाए उन्हें भिखारी। नहीं जी ना ठायो तो बताओ। मतलब आंगनबाड़ी का एक के काम है सिर्फ आपके बच्चों को बर्बाद करना, और उन्होंने अब आपके आयुष्मान कार्ड बना दिए, फैमिली आईडी बन गई, आपकी हेल्थ आईडी बन गई, आभा कार्ड बन गए, आपके सारे कार्ड बन गए। अब कार्ड बनने के बाद आंगनबाड़ी वर्करों की जरूरत नहीं है, अब आंगनबाड़ी वर्करों की छुट्टी होने वाली है। अब आपका नाश करवा के सबका इंजेक्शन लगवा के सारे कुणबा गानी करवा के अब उनकी छुट्टी होगी। मैं फिर उड़े बैठी सीएम ऑफिस आके बोले हमारी नौकरी बहाल करो, इब हमने नौकरी दो मन इब को नहीं मिलती, इब तो गांव वाले भी मारेंगे जूत। क्यों जी आंगनबाड़ी में बालक नहीं जाना चाहिए एक भी, वो जाएगा जो भिखारी बना हुआ अपने बालका ने, बस कत्ती बंद हो जाना चाहिए ये काम। स्कूल के अंदर मिड डे मील बंद हो जाना चाहिए कि हम अपनी रोटी आपको खुआ लेंगे, अपने बालका ने तुम पढ़ाने का काम कर लो। जितने टैबलेट दे रखे हैं, फोन दे रखे हैं, ये टैबलेट वापस करवाने पड़ेंगे, उनके माथे उड़ा जाएगा फोड़ खाओ कि ये पकड़ अपने ये हमारे बालका का नाश कर दिया। 85% बच्चों ने अश्लील वीडियो सर्च करी है उसके ऊपर। ये सरकार का आंकड़ा कहता है छठी क्लास के 8वीं क्लास के बालका का नाश करने लग रहे हैं और सरकार ने बेरा है।
इब आपके बच्चों के ऊपर नजर है, उनकी इनके बालक ने क्यों कर नाश करना की नहीं है। इनके बालक इसे बना देने हैं कि सारा दिन मोबाइल में चिपटे रहे और जय कुछ भी काम कमाए तो पाड़ के खान आने चाहिए, क्योंकि आपने उनको किसी काम पे नहीं लगाया। परिवार के अंदर इनके जूत बजने जरूरी हैं। उसके जूत बजने का एक कारण है भाई साहब, जिस टाइम पे टेलीविजन आया ना, सबते गांव में एक टेलीविजन था। जो कर आज आप सभा में बैठे न्यू बैठ के रामायण महाभारत देखा करते सारा गांव बैठ के न, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसके बाद फिर ने सोचा अब फिर वीसीआर लाने शुरू करे। फिर वीसीआर में कोई हैंडल गेरांदा, कोई टिकट ला दिंदा, ठीक है। फिर इन्हें सोचा कि भाई हम अपना न्यारा लिया आवांगे, हम अपना न्यारा लिया। फिर मोहल्ले वाइज टेलीविजन आ गए, फिर घर घर में टेलीविजन आ गए। घर घर में जब टेलीविजन आ गए, ये बोले भाई ये तो फिर रुक गई, सारा विकास रुक गया, अब फिर कैसे करें। भाई कंपनी को तो पैसा रोज की रोज पैसा चाहिए ना, कंपनी को ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें आप डेली पैसा दो उनको। तो बोले भाई तो फिर एक काम करना पड़ेगा, इनके घर में ना घने घने मानस रवा है, इनका घर घर तुड़वा दो। घर तुड़वाओ क्यों कर। फिर एकता कपूर को ठेका मिला कि इसे इसे सीरियल लेकर आओ जिसमें पता चला सारे के सारे गंदगी फैले, जिसमें एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध हो, जिसमें पता चले एक सासू सबसे बड़ी बुरी हो है और बहू के साथ षड्यंत्र रचा है। मारी छोरी फिर अपने आप को कहने लगी मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहूंगी, मैं तो न्यारी रहूंगी, मैं गांव में नहीं रहूंगी, मैं शहर में रहूंगी, जिस घर में सासू होगी मैं नहीं रहूंगी। वाह वो टेलीविजन तो सीखी वाह, उन थोड़ी बेरा था क्यों लग रहा सासू के लग रहा है। चुटकले आए सासू के ऊपर, चुटकले आए पति पत्नी पा रहे हैं ताकि लोग ब्याह ना करने की तरफ जावें। सरकार भी रंडा पेंशन इसलिए देवे, और फिर न्यू कहा जब ब्याह कर लिया तो ब्याज समेत देने पड़ेंगे, जाते फिर ब्याह करना ही नहीं, मतलब न्यू नहीं है। मतलब वह इस तरीके से प्रमोट कर रहे कि ये परिवार में न्यारे रहे, जितने न्यारे रहेंगे। अब जब 2 मानस इकट्ठे हो गए खर्चा हो जाएगा मेरे यार, जब 4 मानस हो गए खर्चा चौथाई हो जाएगा, 10 मानस हो गए तो खर्चा 10वां हिस्सा घट जाएगा, 10वां हिस्सा हो जाएगा। जो 100 रुपए खर्च होने थे और 10 रुपए खर्च होंगे। तो यह बात उन्होंने बेरा थी कि 10-10 मानस कमाया कर दे, घर में खर्चा कुछ कौन था। और ये भी इनका ऐसा काम कर दो कि घर में सारे कमान पे, बहू भी कमान ला रही, बाप भी कमा, बेटा फिर भी नहीं भर रहा इनका सड़ा का, फिर भी कर्जे में पड़े सारे सारा कुनबा है नहीं, जमीन भी कर्जे पड़ी, सामान भी सारा कर्जे पे, सारे कमान लाग रहे। क्यों करो या कि इनके जो सारे घर में 15 लोगों पे, 20 लोगों पे, 4 परिवार पे एक टेलीविजन था, फिर इनके चारों न्यारे कर दो। चाहे तो इनके घर जूत बजा दो टोटा लेके, चाहे इन्हें नौकरी देकर न्यारे न्यारे पाड़ दो। एक आड़ा रवा पिल्लू खेड़ा, एक जींद रवा, एक सफेदम रवा, एक करनाल। इन चारों ने घर बनाने पड़ेंगे। 4 जगह पे सीमेंट आओगी, 4 जगह पे टेलीविजन आओगा, 4 जगह पे कार आवेगी, 4 जगह पे मोटरसाइकिल आओगी, 4 जगह पे गैस सिलेंडर आओगा, 4 जगह पे चूल्हा आओगा, 4 जगह पे बालकन पढ़ावेंगे, 4 लेके घूमेंगे, 4 स्कूटर आवेंगी, फिर 4 रसोई का सामान आओगा, 4 बेड आवेंगे, फिर 4 सब कुछ 4 गुना हो जाएगा। क्यों जी? और इसमें फायदा किसका? कंपनी का। 4 बाथरूम, 4 टाइल, 4 टॉयलेट, 4 ब्रश, सब कुछ 4 गुना खर्चा, 4 गुना आमदनी घट गई। कमान वाला ही बेक हो गया और आमदनी खर्चा ही गना हो गया। तो इब की बर्बादी। फिर सोचा भाई तो सारे न्यारे पैड दिए, इब क्यों कर करा भाई भी सही से सीरियल लेकर आओ कि इब इनके हर घर में होना चाहिए। तो जो से इब न्यारे शहर में पाटे थे, इब जाके देखो वो जो से शहर में गए थे उन्हें एक टेलीविजन लिया था। इब ड्राइंग रूम में टेलीविजन में बाप कार बेटे का लड़ाई बाजा, उन्हें मैच देखना, उसने अंग्रेजी फिल्म देखनी। फिर छोरा अपने कमरे में न्यारा लाओगा, फिर बहू अपने कमरे में न्यारी, आदमी अपना न्यारा, फिर तीनों कमरे में 3 टेलीविजन। फिर उससे भी पेटा नहीं भरेगा, फिर हर जेब में भी टेलीविजन नहीं, सारा कुनबे का नाश करना। और ये प्लानिंग के साथ है। और बुजुर्गों, अगर आपकी बर्बादी प्लानिंग के साथ हुई है तो इसको ठीक करने के लिए कोई नेता नहीं आएगा, कोई अफसर नहीं आएगा, कोई नौकर नहीं आवेगा, कोई कंपनी नहीं आवेगी, ये आपको खुद ठीक करनी पड़ेगी। और इसको ठीक करने का एकमात्र तरीका है कि जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उन तक बताना पड़ेगा कि तुम अपने हाथ से बर्बाद करने लाग रहे हो। इब जब मेरी इन माया ने जब बेरा हो कि अर्ज दादे ने बेरा हो कि पोते ने के खुआ हुआ है,
जाड़े किसी के भाई का नमकीन का पैकेट पड़ा हो ना, ठा के देख लियो, नहीं तो घर सब के नमकीन के पैकेट हैं, नमकीन के पैकेट ने एक बार पलट के देखियो, उस नमकीन के पैकेट में कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है। उसमें तेल पाओगा कॉटन सीड ऑयल, उसमें पाओगा पाम ऑयल, उसमें पाओगा राइस ब्रैन। आपको पता चले ये सारा का सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जीएमओ सारा। बीटी कॉटन है ना, कॉटन तो जो कपास है, कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल कौन सा है, कपास का, उसका मिनोले का तेल, वो कपास से मिला है। और कपास हमारे यहां बीटी कॉटन है, बीटी कपास है। बीटी कपास जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और यह बात साबित हो चुकी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम जो भी आदमी खाता है, यह ब्राजील की सरकार ने दिया हुआ है। अलग अलग देशों के अंदर, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ब्राजील है, किसी देश के अंदर तो जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम बोने वाले को फांसी है और किसी किसी को उम्र कैद है। और यहां पर सरकार अप्रूवल देने लग रही है। और क्यों है? वो इसलिए है कि जो भी इंसान या जानवर जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाएगा, वो या उसकी अगली संतान नपुंसक पैदा होगी। नहीं जी, उनके न्यारे एरिए हैं, उनकी जगह पर ना आप जा सकते, उनकी जगह पर ना आपका कोई बिसात है, ना हमारी कोई औकात है। वे न्यारे रहे हैं, उनके बालक न्यारा खावे हैं, न्यारा बोए हैं, उनके पास ओरिजिनल बीज हैं, सारे बीज हमारे मारने हैं। उन्हें बीज सिर्फ मारा मारना, क्योंकि जमीन चाहिए उन्हें मारी। हमारी जमीन बचाने का एकमात्र रास्ता यो है कि सारे लोग खड़े होकर के अपने बच्चों की जिंदगी बचाने की लड़ाई को लड़ें। और इसमें सबसे पहली लड़ाई एक ही है, जल, जंगल, जमीन और जानवर। समझ गए जी? जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये चार चीजों का फैसला गांव लेवेगा बस। या जमीन किसके नाम होनी चाहिए, ये गांव बतावेगा, सरकार नहीं बतावेगी। या जो सामूहिक जमीन है, यहीं से लड़ाई स्टार्ट होगी। आप लोग अपने गांव को समझाने कब निकल सकते हो? जब यहां पिल्लू खेड़ा के जितने लोग बैठे हुए हैं, एक एक आदमी 20-20, 30-30 आदमियों की जिम्मेदारी लेवा है कि सारे जने बैठ के चलेंगे। मार दो रही, इतना जुगाड़ नहीं है जी कि हम आपके लिए गाड़ियां भेज सकें, क्योंकि अगर हम करोड़ों रुपया खर्च करेंगे तो फिर हमने कई करोड़ कमाने पड़ेंगे और फिर वो थारे पते कमाना पड़ेगा। जय हम ईमानदारी से काम कर सका, उसके लिए जरूरी है कि जय अड़ते जाओगे करनाल, 1000 रुपया का तेल लगेगा, 5 जने गाड़ी में जाओगे, 200 बांडा हुआ, 200 रुपये तो भी दान दे दिया अगर हमारे बर्गिया ने। तो हम दान नहीं मांगते आप पे, हम न्यू नहीं कहते कि हमारे पे 10,000 रुपये दे दो, 20,000 ना, हम नहीं मांगते 11,000 का दान 5100 का, 1 रुपया नहीं मांगते हम। न्यू कहा अपना दान इकट्ठा करो, इकट्ठा करके अपनी बस का अरेंजमेंट करो, अपनी गाड़ियां का अरेंजमेंट करो, गाड़ियां का अरेंजमेंट करके 19 नवंबर ने करनाल पहुंचो। करनाल पहुंच के अगर आपने सिर दिखा दिए, अगर आपने दिखा दिया कि आप अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो, अगर आपने दिखा दिया कि आप लोग अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए लड़ना चाहते हो, तो सरकारों को सुनना पड़ेगा। नहीं सुनती है तो आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा अपने को। एक पीढ़ी को अपना जीवन खपाना पड़ता है। भगत सिंह ने यह सोचा नहीं था कि भाई हम लोग दोबारा ऐसी हालत में आ जाएंगे। उन लोगों ने यह सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। उन लोगों ने यह सोचा था कि भाई हम मर जाएं तो कोई बात नहीं, कम से कम अगली पीढ़ी आजाद रह लेगी। आज के टाइम पे अगर आपको यह लगता है कि आपकी अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बच रहा है, मैंने तो दिखा है कुछ नहीं बच रहा, नशा ही नशा है, नशा ही नशा, और सरकार प्रमोट कर रही नशा ही नशा। दारू के ठेके इतने सुधरे सजे पावे और स्कूलों की इतनी बुरी हालत हो रही। मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को? आपको समझना पड़ेगा कि सरकारें आपके द्वारा नहीं बनाई गई हैं। सरकार बनाई है ईवीएम मशीनों ने, सरकार बनाई है कंपनियों ने। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिला है, उस रिश्वत के पैसे से सरकारें बनती हैं और सबकी सरकारें बनती हैं। गुजरात के अंदर दे दिया बीजेपी को, राजस्थान दे दिया गुजरात, ये पंजाब दे दिया आम आदमी पार्टी को, और हिमाचल दे दिया कांग्रेस को। तीनों में से कोई सी पार्टी नहीं बोलेगी ईवीएम के खिलाफ, क्यों कह देंगे तो क्यों कर बनता जाए, और एक एक को दे दिया चुपचाप कि तुम अपना एजेंडा चलाओ। हिमाचल के मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा रखी है कि सारे हिमाचल की बसों के पीछे पानी कम हो रहा है ऐसी खबरें प्रचारित करो ताकि लोगों को लगे पानी कम हो रहा है। पानी कम कराया गया है। जिस टाइम पे टुंटी फ्री में दी थी ना, टुंटी के कनेक्शन गांव में, इस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, उस गांव में, हर गांव के अंदर शाम ने 3-3, 4-4 घंटे टुंटी फ्री चाल्या कर दी।
या बात सरकार ने को नहीं बेरा थी कि टुंटी फरी चालन लाग रही, पानी बर्बाद होने लाग रहा। गांव ने तो बेरा ही बेरा था, सरकार ने भी पता था। उसने पता था कि यह टुंटी दिन रात चलावांगे तभी जाकर के नीचे का पानी खत्म होएगा। नीचे का पानी खत्म होएगा तो इनके कुएं खत्म होंगे, इनके हाथ वाले हैंडपंप खत्म होंगे, हाथ वाले हैंडपंप खत्म होंगे तो बिजली वाले पंप के ऊपर निर्भर होंगे। प्लानिंग के तहत नाश करा गया है आपका जो सत्यानाश है वो योजनाबद्ध है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तो फिर आप इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए पानी की लड़ाई भी अपनी है। सरकार अगर 10 दिन के लिए पानी बंद कर दे, सब कड्डी डाजेगी। पानी नहीं है अपने पास, बीज तो घनी दूर की बात है। और बिजली बंद कर देगी तो फिर न्यू कुन बेरा क्यों खर्चना है। अरे खबरें आने लग रही, बोला बिहार में कोयले की कमी पड़ रही है तो बिहार में आ गई, थोड़े दिन पच्छा यूपी में आ गई, फिर हरियाणा में आने लग जाएगी। सब योजनाबद्ध, सब प्लानिंग के तहत, और खाते भी खाली होंगे सारे के। और एक और सुन लो, वो रोहतास भाई आ रहे हैं कि रोहतास नहीं आया? रोहतास वाली वीडियो तो आपने देख ली होगी। हमने या तो इसलिए बनाई की बार तो कि भाई पहली बार था आपके एरिया में बंदा था, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार। सुनील भाई हैं अपने टीम में, खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोग अपने खेत में असली बीज लेकर पुराने वाले और पहली बार में ही जमीन के अंदर पूरी पैदावार ले सकते हो। तो मान लो अपने बीज बच जाए खेत आले। फिर हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिनने अब तक अपने डांगरा के, अपनी गाय के, अपने मैसा के, जोटिया के कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो उनका डीएनए अभी बचा हुआ है और ऑर्गेनिक बच्चे भी हैं। तो आपा डांगरा का बीज भी बचा सका, आपा खेत का भी बचा सका। फिर आपा पानी के लिए लड़ाई लड़ा कि पानी की लड़ाई फिर अगले नंबर पे, तीसरे नंबर पे। क्यों जी? कि पानी हमारे पास अपना होना चाहिए, वो जो फैसले लेने का हक है वो हमारा होना चाहिए। फिर गांव का जंगल सरवाइव करने की लड़ाई, और अपने गांव के अंदर सरकारी स्कूल, जिसको आप सरकारी बोलते हो वो सरकारी नहीं है, वो गांव का स्कूल बोलना शुरू करना, अपना स्कूल बोलना शुरू करेंगे। अपना स्कूल, वो आपका स्कूल है ना, वो जमीन पंचायत की है, और उसके ऊपर जो कमरे बनाए थे शुरू में वो हमारे लोगों ने बनाए थे दान दे करके। तो अपने स्कूल को बचाने की जो लड़ाई है कि आपके स्कूल में एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था चालू की जाए जिसमें आपका बच्चा जब पढ़े तो उसकी रुचि के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से वहां पढ़ाई हो, उसको वो चीज सिखाई जाए जो उसको जीवन के लिए तैयार करे, और फिर उसकी रोजी रोटी का इंतजाम फिर वापस समाज में स्कूल के माध्यम से या समाज के माध्यम से करवाया जाए। ऐसी शिक्षण व्यवस्था, तो बच्चे के रोजगार और शिक्षा का खर्चा बचेगा, आपकी खेती का जो केमिकल का खर्चा है वो बचेगा, और आप लोग अपने समाज में न्याय व्यवस्था ऐसी बनाएं कि पुलिस वाले को और जज को और वकील को गांव में एंटर ही नहीं होने देना। आज भी गांव माछरली है पानीपत के अंदर, माछरली गांव में आज भी एक भी मुकदमा नहीं है, आज तक भी कोई मुकदमा नहीं। सारे फैसले सामूहिक पंचायत में ही होते हैं। उससे सोचो आप एक बार कैलकुलेट करके देखना कि थाना कोर्ट कचहरी के हिसाब में सारा गांव कितना पैसा इकट्ठा करके उनकी गोद में गेन लाग रहा। सारा गांव अपनी नौ पसीने की कमाई देने लग रहा। 4500 जिस गांव में वोट है उस गांव के अंदर से लगभग 50 लाख रुपया प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को जाता है। 50 लाख रुपया प्राइवेट स्कूलों को मालिक को अगर जाएगा वो गांव कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। और आपके गांव का तो ज्यादा वोट होंगी आपकी, तो समझ गए जी बात? कितनी वोट है इस गांव में? तो आप लगा लीजिए हिसाब किताब। अगर गांव के सारे लोग अपनी सारी आमदनी को कंपनियों को देते रहेंगे तो कभी भी गांव समृद्ध नहीं हो पाएगा। तो गांव बचाने की इस मुहिम में कोई बाहर से भी नहीं आएगा। हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, एक टॉर्च बीरर की तरह आपको यह बता सकते हैं कि इस रास्ते पर तो खाई है, इस रास्ते पर कुआं है, ये रास्ता ठीक है, आपको जो रास्ता लगे वो कर लो। और ठीक है या गलत है, अगर कोई रास्ता ठीक है या गलत है, यहां स्टेज पर आकर माइक से अगर कोई आदमी अनाउंस करता है कि यो रास्ता ठीक है, यो गलत है, या मेरे साथ दो या ऐसा दो, तो उसकी एक पहचान कर लेना। सच का रास्ता कौन सा है और झूठ का रास्ता कौन सा है, उसकी पहचान ये है कि जिस रास्ते पर हर किसी का भला होगा,
आदमी का भी, डंगरों का भी, प्रकृति का भी, समाज का भी, हर किसी का भला होगा, वही रास्ता सच का रास्ता है। अगर एक हिस्से का फायदा होता है और एक हिस्से का नुकसान, तो वो रास्ता झूठ का है। अगर कोई आपको कहे कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ, अपने गांव ने बचा लो, संभव नहीं है। पड़ोसी के गांव को बचाए बिना आप अपने गांव को नहीं बचा सकते। आप कहते हो अपनी बिरादरी को बचा लो, 35 बिरादरी बचाए बिना अपनी बिरादरी नहीं बचा सकते। कोई कहे अपने बच्चे ने बचा लो, पड़ोसी के बच्चे ने बचाए बिना अपना बच्चा नहीं बचा सकते। इसलिए पहले आपने देखा होगा, 2 बच्चे लड़का आ गए, मेरे मान लो मैं चला गया और भाई हम लड़ गए, अब मेरे पिताजी तो रह गए, तो मेरा पिताजी मेरा थप्पड़ मारेगा, मन ने धमका होगा, उसने नहीं धमका होगा। फिर मैं जब उसके बाबू जो चला जाऊंगा तो उसका बाबू उसने धमका होगा, मन ने नहीं धमका होगा। उसमें क्या होता है कि वो तो बाद में भी समझाया जाएगा, लेकिन समाज में यह मैसेज चला जाएगा कि तू भी उतना ही प्यारा है। उसकी वजह से जब वो चाचा जो ताऊ है वो जो अपने बालक ने धमका देगा और कल मैं जो उल्टा काम करता पाऊंगा, तो वो चाचा ताऊ मेरे थप्पड़ भी मार सके तो मैंने बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने दिखेगा वो आदमी ठीक है, या फीलिंग आनी चाहिए। तो समाज में हमने अपने अपने बच्चों को अपना मानना शुरू कर दिया, उस दिन से बर्बादी चालू हुई। बच्चे सबके साजले होते हैं, बेटियां सबकी साजली होती हैं। ऐसा समाज नहीं बनाना जहां हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पड़ोसी के पास भी भेजने से डरने लग जाएं। एक दूसरे का जो विश्वास हमने कर दे। जितनी समाज में नेगेटिविटी आई है, जितना भी ये समाज में गड़बड़ी हुई है, ये सारी की सारी नेगेटिविटी का एक ही कारण है, और वो कारण है कि उन लोगों ने प्लानिंग के तहत टेलीविजन, रेडियो, अखबार, मीडिया के माध्यम से हमारे दिमागों को हाईजैक कर लिया और हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी। हमको वापस सोचना है, अपने समाज को, अपना भाईचारा बचाना है। अगर गांव राम अपने इन मुद्दों पर अगर इकट्ठा होता है तो जनता सरकार मोर्चा की तरफ से मैं वादा करता हूं भाई साहब, आप सब लोगों को, गांव के अंदर जितने भी मानस हैं, चाहे किसी का कितना ही कर्जा हो, उस कर्जे ने हम देंगे, जनता सरकार मोर्चा चुकता करेगा। एक भी मानस ने कर्जदार नहीं रहने देवा, एक भी आदमी की एक भी इंच जगह न जान नहीं देवा। वो दस्तावेज हैं हमारे पास जिनकी बदौलत हम पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को उस दिन वहां सबके सामने बेनकाब करेंगे कि ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं, और उस दिन ऐलान करेंगे। उस दिन एक बड़ी जंग का ऐलान होगा 19 नवंबर को। जितने भी लोग वहां आएंगे आपको ताकत मिलेगी, गांव को इकट्ठा करने का एक मौका मिलेगा। अगर आप लोग पूरे गांव को अगर कर्जे से मुक्त कर देते हो तो शायद गांव दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। क्यों जी? क्योंकि कर्जे में पड़ा आदमी अगर किसी कर्जे में अगर पड़ा है तो उसको अपना कर्जा तारने की चिंता ज्यादा है, उसने पैसे की चिंता ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसे ही उतार दिया बिना समझाए, सबका कर्जा अगर बिना व्यवस्था को बदले उतार दिया, तो फिर दोबारा कर्जदार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि दोबारा कोई आदमी कर्जदार ना हो और अपना भाईचारा वापस बनाए और अपना गांव बचाए। अपने गांव बचाने की इस लड़ाई में आप सब लोग साथ आएंगे और 19 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। है कोई जो पहुंचेगा वहां? सारे ही पहुंचेंगे। आप और लोगों को भी आपको लेके आना पड़ेगा, और आप लोग और लोगों को भी लेके आना है आपने। 8 ठाइयों कौन कौन पहुंचेगा? कौन नहीं ढंजार? चलो जी, कोई बात नहीं। आप सारे लोग जितने भी 19 तारीख ने जिस भाई ने चलना 2 गाड़ी कर रखी हैं, और अपने गोरा जियो 9 दो गाड़ियां में बात बनेगी नहीं। ज्यादा मानस, हाँ क्रूजर में भी के 20-22 मानस तो आवे बस। हाँ, जब 5 देनी पड़ो, मतलब चिंता ना करियो। आप लोग गोरा आजियो और 9 बजे नहीं भाई, थोड़ा जल्दी आइयो तो टाइम सर पहुंचियो। नजदीक वाले मानस तो थोड़े पहुंच सके आप। हाँ, थोड़े जल्दी पहुंचियो। जितनी ज्यादा संख्या में हो सके आप लोग करनाल पहुंचेंगे। आप जितने लोग करनाल के आसपास आपके रिश्तेदार हैं और लोग हैं, फोन करके आप लोग अगर नहीं पहुंच सकते तो इन भाइयों ने आर्थिक मदद करना। अगर आप लोग खुद नहीं पहुंच सकते तो और लोगों ने फोन करके बोलना भाई मेरी तो यह मजबूरी है, और जब मजबूरी नहीं है भाई तो जरूर आइयो, क्योंकि इसमें बस आपका वहां आना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग पहुंचोगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा तो कल ने आपा दोनों आपा सारे जने लाग के अपनी अपनी, आप मेरे बालक ने बचा लियो, मैं आपके बालका की लड़ाई लड़ लूंगा। यह लड़ाई है सारे की आपस की, मतलब यूं नहीं है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, मतलब सब आपस में एक दूसरे के भाइयों की लड़ाई लड़ेंगे। इतनी बात के साथ आज की इस अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।